खत्म करते करते हमें एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड वाले केसेस में हम जिस भी साइड खड़े हो, हम मर्डर बनाना चाहते हैं, प्रोसिक्यूशन की साइड है, तो हमें क्या क्या दिखाना है, और अगर हम डिफेंस की साइड है, कल्पेबल होमिसाइड बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या दिखाना है। इन दो चीजों से हमें समझ आ जाएगा। तो इन्हें आप संभाल के रखना, और जो हम पढ़ने वाले हैं उसको जॉट डाउन करना। ठीक है। एंड आईड लाइक टू सी एवरीबॉडी ऑन वीडियोस प्लीज। चलिए, आई फर्स्ट कम टू दिस डॉक्यूमेंट, दिस वन, दृष्टि जुडिशरी। और सॉफ्ट टर्म्स में हम लोग समझेंगे कि ये क्या बताना चाह रहे हैं इन दिस केस कॉल्ड दत्तात्रेय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। नाउ दिस इंसिडेंट अकर्ड इन 2007। लड़ाई हुई मियां बीवी के बीच में, उसने कैरोसिन वगैरह लगा के लड़की को आग लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कन्विक्ट किया एंड मर्डर के लिए कन्विक्ट कर दिया गया, मर्डर प्लस 316, दैट इज बच्चा जब पेट में होता है उसके साथ अगले को मार देना। ऑब्जर्वेशंस क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील, जब अपील सुप्रीम कोर्ट गई तो उन्होंने इसको पलट दिया और कल्पेबल होमिसाइड बना दिया। अब उसके अंदर क्या उनकी ऑब्जर्वेशंस रही, वो सारी चीजों पे हम ध्यान देंगे। एक छोटे से टेबल में इन्होंने समझाया है कि क्या क्या डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने कोट करे हैं, डिस्टिंग्विशिंग द टू काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मर्डर अंडर 300 ऑफ आईपीसी रिक्वायर्स इंटेंशन, नॉलेज एंड प्री मेडिटेशन टू कॉज द डेथ। ये चीज हमने समझ ली कि इंटेंट एंड नॉलेज दोनों सेक्शंस में लिखी हुई है। एक स्पेसिफिक इंटेंट एंड नॉलेज जिसको हम प्री मेडिटेशन की क्लास में डाल सकते हैं, जैसा हमने पहले भी समझा था कि मैं सोच के रखता हूं कि मैंने इसको मारना है, विच इज प्री मेडिटेशन। जैसा हम सेक्शन 34 में भी देखते हैं, देयर यू, द पीपल हु आर कंसर्न्ड विद द ऑफेंस, दे हैव प्री मेडिटेटेड द ऑफेंस, माने उसके बारे में पहले सोच चुके हैं, पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच चुके हैं, और वही कॉन्सिक्वेंसेस वो चाहते हैं। तो व्हेन द सिचुएशन इज लाइक दैट, वील से दैट इंटेंशन जो है वो स्पेसिफिक है, देयर इज अ प्री मेडिटेशन, सोची समझी साजिश है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। जबकि कल्पेबल होमिसाइड एज डिफाइंड इन 299 इन्वॉल्व्स किलिंग विदाउट स्पेसिफिक इंटेंट। द मेन शब्द इज स्पेसिफिक इंटेंट, बट द एक्ट इज डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। नॉलेज इंटेंशन हमने ध्यान से देखा, नॉलेज इंटेंशन शब्द दोनों ही सेक्शंस में लिखे गए हैं। आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि दोनों में डिफरेंस इंटेंशन और नॉलेज का है, एक जगह इंटेंशन और नॉलेज है, एक जगह नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इंटेंशन और नॉलेज दोनों जगह है, बट उसमें स्पेसिफिसिटी कितनी है, प्री मेडिटेशन कितनी है, सर्टेनिटी कितनी है, दैट विल अल्टीमेटली डिटर्मिन कि वो मर्डर में गिरेगा या कल्पेबल होमिसाइड में गिरेगा। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट पनिशमेंट, वो हमें पता है, हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब प्री मेडिटेशन पे वो बोलते हैं, मर्डर टिपिकली इन्वॉल्व्स मैलिस अफोरथॉट। आपके दिमाग में मैलिस है, पहले से मैलिफाइड इंटेंट है आपकी। अगर आपकी लड़ाई हो जाए और लड़ाई के बीच में आप किसी को सडन प्रोवोकेशन में मार दो, हम उसे मैलिस अफोरसेट नहीं कहेंगे, वो तो उसी टाइम उत्पन्न हुई है, पहले से नहीं बनी हुई थी। बट मर्डर के केस में देयर इज अ मैलिस अफोरसेट वेयर द परपेट्रेटर कॉन्शियसली प्लान्स एंड एग्जीक्यूट्स द एक्ट टू कॉज द डेथ ऑफ अनदर पर्सन। कॉन्शियस प्लानिंग हो रही है, मुझे पहले से पता है, विच इज, जिसको हम शॉर्ट में प्री मेडिटेशन बोलते हैं। जबकि culpable homicide encompasses acts where the death is caused by negligence, recklessness, without premeditation, but the act is still unlawful and the result is death, and hence we punish them for that offense कि आपने किसी का homicide तो किया है, भले ही वो मर्डर नहीं है, बट homicide है, उसको हम पनिश करते हैं कम पनिशमेंट के साथ। तो these intents that we are talking about in culpable homicide are lesser levels of intents। जैसे हमने एक स्पेक्ट्रम समझा था ना पहले लेक्चर में, कि एक स्पेक्ट्रम है,
हम शुरू करते हैं नेग्लिजेंस से, पहले हम शुरू करते हैं विदाउट एनी इंटेंट से, हमें पता ही नहीं है, एक्सीडेंट से शुरू करते हैं, वहां तो हम पूरी तरह छूट जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, प्राइवेट डिफेंस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद हम आते हैं नेग्लिजेंस पे, फिर उसके ऊपर रेकलेसनेस होती है जिसमें एक्टिव नेग्लिजेंस कहते हैं जिस चीज को। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं नॉलेज की तरफ, फिर इंटेंशन की तरफ, फिर इंटेंशन प्लस मोटिव भी हो जाता है, फिर क्रूल्टी हो जाती है, फिर एकदम आप कोल्ड ब्लडेड में पहुंच जाते हो। तो देयर इज अ होल स्पेक्ट्रम। तो जो कल्पेबल होमिसाइड है वो नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, ये वाले स्पेक्ट्रम में लाई करता है जहां पे मेडिटेशन नहीं होती। जबकि 300 में मेडिटेशन होती है, अफोर थॉट मैलिस होती है। देन मर्डर हैज क्लियर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, while culpable homicide there is no specific intent to cause death. Murder usually requires higher level of intent, जैसा हमने ऊपर देखा। Culpable homicide may involve lower level of intent। यही चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जस्ट री फॉर यू ऑल कि हम अभी तक क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस चीज से री होता है। In the case of murder, there is often no sudden provocation, heat of passion involved. Act is deliberate and calculated. शब्द देख रहे हो, deliberated and calculated. So these are your indications. These are things that you'll have to put forth to the court and persuade them कि हाँ, ये शब्द, ये adjectives हमारे इस केस में फिट होते हैं, तब आप उसको मर्डर बना पाएंगे। Deliberated, calculated, premeditated, malice aforethought, ये सारे शब्द हैं जो आपको जज के दिमाग में डालने हैं व्हेन यू आर प्रोसिक्यूटिंग फॉर मर्डर, और निकालने हैं व्हेन यू आर प्रोसिक्यूटिंग एज व्हेन यू आर डिफेंडिंग अ मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड में हीट ऑफ पैशन हो सकती है, सडन क्वारल हो सकती है। सो बेसिकली ऑल द सिचुएशन हमने जैसे 300 के एक्सेप्शंस देखे, 5 एक्सेप्शंस है। क्वारल है, सडन प्रोवोकेशन है, एक्सेसिव डिफेंस है, अपनी ड्यूटी से आगे जाके कुछ कर देना, ये सारी चीजें हैं, कंसेंट लेके कुछ कर देना, ये सारी चीजें हैं। तो वहां पे द लेवल ऑफ इंटेंट कम्स डाउन। अगर मुझे किसी ने बोल दिया आजा मुझे मार दे, हालांकि वो चीज है गलत, मगर आजा मुझे मार दे अगर बोल दिया है तो मैं अपने आप तो नहीं मारने जा रहा। आई नीड लेसर कल्पेबिलिटी, आई नीड लेसर हिम्मत फॉर दैट। उसी ने खुद बोला, मे बी समबडी कन्विंसेस मी, इतना मेरे सामने रोता बिलखता मामला आ गया कि मैंने कहा कि चल यार, इट्स माय ड्यूटी दैट आई एंड हिज लाइफ एंड हिज सफरिंग। होता है ना, मूवीज वगैरह में भी देखते हैं, हमने ऐसे केसेस भी सुने, अरुणा शॉनबॉक टाइप के, हमारे सामने अगर हमारी वो दोस्त होती या हमारी कोई जानने वाली होती और हम उनकी हालत देख रहे होते या उनसे कुछ बात कर पाते, तो मे बी हम कन्विंस हो जाते कि हाँ यार, शी शुड एक्चुअली गेट द राइट टू एंड हर लाइफ एंड वी कुड हैव हेल्प्ड हर। तो उस केस में हमारी इंटेंट काफी लोअर लेवल ऑफ इंटेंट है, उसे हम मर्डर नहीं कह सकते। इसी तरीके से आगे हम अभी कुछ केसेस देखेंगे जिसमें क्या हो रहा है कि बंदे फेल होते जा रहे हैं, उनके पेपर नहीं निकल रहे हैं, लड़का लड़की दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं। लड़की कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम फेलियर्स हैं, एक काम करो तुम मुझे मार दो और फिर अपने आप भी मर जाना, काम खत्म हो जाएगा। तो लड़के ने लड़की को मार दिया, मार के रोने लगा, और तब तक जब तक अपने आप को मारने की तैयारी करी, पुलिस वाले आके पकड़ लेते हैं उसको। अब यहाँ पे लड़की का जो उसने मर्डर किया, उसने लड़की को तब मारा जब लड़की ने कहा कि मुझे मार दो। सो इट्स होल डिफरेंट बॉल गेम व्हेन यू एक्चुअली प्लान एंड एग्जीक्यूट समथिंग, एन एक्ट विच एंड्स द अदर पर्सन लाइफ without their consent, against their consent, and there they are actually putting efforts against you। वो आपको नोच रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी आप उनको मार दो, दैट इज एन एक्चुअल मर्डर। मगर वो बोले कि यार ठीक है, आई वॉन्ट यू टू एंड माई लाइफ, आजा मुझे मार दे, और फिर वो खड़ा हुआ है और आपने उसको मार दिया, दैट्स लोअर लेवल ऑफ इंटेंट, इट इज कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है। तो ये सारे इसी तरह से 300 के एक्सेप्शंस बनाए गए हैं जिसमें हमारे दिमाग में वी डोंट नीड दैट लेवल ऑफ गिल्ट, दैट लेवल ऑफ कल्पेबिलिटी, दैट लेवल ऑफ इंटेंट कि वो मर्डर में आ जाए और हमें डेथ की सजा के हम पात्र बने। ठीक है। एंड देन वी हैव देयर पनिशमेंट एंड ऑल दैट। चलो, this is all in this one. Now we come to the document that I have shared with you. Tamil Nadu State Judicial Academy. This has been prepared by Justice K.N. Basha. He is former judge of the Madras High Court. और बहुत ही सुंदर है, अगर आपको टाइम मिलेगा और अगर आपको मन करेगा तो इसका एक एक शब्द पूरा पूरा पढ़ना।
अभी मैंने केवल थोड़ी बहुत चीजें मार्क करी हैं ताकि हम लोग जल्दी स्किम थ्रू कर सकें, और जो हम पीछे पढ़ चुके हैं बस उनको री इन्फोर्स कर लें। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग दैट आई एम कमिंग टू, ये सारी इन्होंने डेफिनेशन दी है पहले की क्या क्या है। द फर्स्ट थिंग आई एम कमिंग टू इज पेज नंबर 6, वेयर दे हैव कोटेड के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962, जिसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन करे गए। ये केस स्पेसिफिकली ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से रिलेटेड है, हेंस उसी के तर्ज पे इन्होंने उसके अंदर जो जो भी लॉ ले डाउन किया है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। सो दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन नंबर 1 राइट नाउ। सो द वे दैट ही हैज टेकन इट इज कि 300 के सारे एक्सेप्शन समझाए जाएं जिसकी वजह से एक केस मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड में चला जाता है। एंड आफ्टर दैट ही ऑल्सो टेल अबाउट कि प्रॉपर कंपैरिजन क्या है इन दोनों के बीच में। एंड कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स भी, जैसे सस्टेन्ड प्रोवोकेशन एंड ऑल दैट दैट विल कम वेरी सून। सो ये एक्सेप्शन नंबर 1 में के एम नानावती इज द फर्स्ट केस जिसमें इन्होंने प्रिंसिपल्स ले डाउन किए दैट द टेस्ट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज वेदर अ रीजनेबल मैन। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to talk about a reasonable man. It's not subjective to how I think, you think, or our client thinks. It has to be about a reasonable man. Reasonable man क्या करेगा इस सिचुएशन में? Belonging to the same class of the society. सेम क्लास ऑफ द सोसाइटी की तरह हमें सोचना है, जैसे हम लोग देखते हैं ना नॉर्मली मेंटेनेंस के लॉज में भी वी हैव सीन कि वहां पे भी डोमेस्टिक वायलेंस की बात करो, क्रूल्टी की बात करो, इट इज सब्जेक्टिव टू द सोसाइटी दैट यू कम फ्रॉम। देयर आर वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज एंड सोसाइटी के अलग अलग सेगमेंट्स में क्रूल्टी की डेफिनेशन अलग है। कहीं पे दो चार लपड़ तो रोज की बात है कि ये तो होता ही है, ये तो मतलब रोज की रोटी के साथ, मतलब खाना नीचे नहीं उतरता जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो। और किसी जगह पे हम ऐसी सेगमेंट में रहते हैं जहां पे तू तड़ाक भी कर देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक थप्पड़ भी पूरी तरह क्रूल्टी में आ सकता है, जैसे हमने थप्पड़ मूवी देखी है, राइट। So we are talking about a reasonable man, same class of society as the accused, placed in the situation in which the accused was placed, would be so provoked to lose his self-control. So the first principle is reasonable man की तरह सोचो, and same class of society में खड़ा हुआ reasonable man की तरह सोचो. In India, the words and gestures may also, under certain circumstances, cause grave and sudden provocation to an accused so as to bring his act within the first exception of 300 IPC. So an important point to note कि words and gestures, not physical act per se, is required. Sudden provocation वर्ड्स एंड जेस्चर से भी हो सकती है। किसी ने किसी को कुछ वल्गर इशारा कर दिया, कोई गंदा जेस्चर दे दिया, उससे भी सडन प्रोवोकेशन हो सकती है। उसको नहीं, उसके माता पिता को, उसके बच्चों की तरफ कुछ ऐसा इशारा कर दिया या शब्द बोल दिए, उससे भी सडन प्रोवोकेशन मानी जा सकती है। और उस केस में अगर कोई मर जाए, he will fall back into culpable homicide वाली कैटेगरी। थर्ड, द मेंटल बैकग्राउंड क्रिएटेड बाय द प्रीवियस एक्ट ऑफ द विक्टिम, जो मरा है उसने जो काम किया मरने से पहले, मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन असर्टेनिंग वेदर द सब्सिक्वेंट एक्ट कॉज्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फॉर कमिटिंग द ऑफेंस। पहले उनकी क्या हिस्ट्री चलती हुई आ रही है, के एम नानावती के केस में क्या हुआ था? The person was actually involved in an extramarital affair with the person who killed him. उसकी वाइफ के साथ he was in an extramarital affair. पीछे से क्या चलता हुआ आ रहा है, the background, mental background created, we also have to look into that. So an important point, जो मैंने आपको बोला ना एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है इन दो चीजों के लिए, सेकेंड पॉइंट वुड बी दिस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि रीजनेबल मैन एंड सेम सोसाइटी। ठीक है, और मैंने आपको बताया इट इज इक्वली एप्लीकेबल इन अदर लॉज ऑल्सो। हम मेंटेनेंस लॉज में परमार वाला केस है ना, विन्नी परमार वाला केस, उसके अंदर स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है कि मेंटेनेंस आपने अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ द सोसाइटी देनी है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देनी है, उस सोसाइटी में वो कैसे जी रही थी।
उस सोसाइटी में जीते कैसे हैं ये लोग, उस हिसाब से आपने मेंटेनेंस देनी है, क्रूल्टी भी उस हिसाब से बांधनी है। एंड सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे देखा, मेंटल बैकग्राउंड क्रिएटेड बाय द प्रीवियस एक्ट, पहले उनका क्या क्या सीन था एंड देन सब्सिक्वेंटली क्या उस चीज से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन बनती थी या नहीं बनती थी। एंड देन द लास्ट वन, द फेटल ब्लो शुड बी क्लियरली ट्रेस्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन अराइजिंग फ्रॉम द प्रोवोकेशन। जो आखिरी में फेटल ब्लो दिया गया है, मारा गया है अगले बंदे को, इट शुड बी ट्रेस्ड, क्लियरली ट्रेसेबल होना चाहिए कि हाँ जी ये प्रोवोकेशन के बाद ही हुआ है, एंड नॉट आफ्टर कूलिंग डाउन और लैप्स ऑफ टाइम। तभी आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन लग पाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। के एन नानावती के केस में ही गॉट द टाइम टू कूल डाउन, वो अपने बच्चों को ठिकाने लगा के आया और उसके बाद यहाँ पे अगले को मारने आया। सो ही हैड द टाइम टू कूल डाउन, हैड द टाइम टू अप्रोच द अथॉरिटीज। हेंस वी कैन नॉट से दैट जो उसने किया वॉज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द एक्ट जिससे वो भड़का। भड़क तो वो पहले ही गया था कि इनका कुछ मैरिटल अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। फिर बाद में वो पूरा टाइम लेने के बाद, सेटिंग करने के बाद उसके घर पहुंचता है और फिर उसे गोली मारता है बातचीत करने के बाद। तो वहां पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मानी नहीं जा सकती। ठीक है, चलो ये था हमारा नॉर्मल जनरल प्रिंसिपल्स दैट वर लेड डाउन एज टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाला एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 300, द फर्स्ट एक्सेप्शन। इसके अंदर एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है सस्टेन्ड प्रोवोकेशन का, इस चीज को आप ध्यान रखना और इस चीज को आप लिख भी लो ना। 300 का एक्सेप्शन वन जो है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात करता है, जो एक्सेप्शन 4 है वो सडन क्वारल की बात करता है। और दोनों में कॉमन बात क्या है, सडन, सडननेस, एकदम से हुआ, पता ही नहीं चला। मगर देयर आर सम केसेस जिसमें धीरे 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 किसी को सताया जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है, और एक दिन वो आदमी टूट जाता है। सो द एक्सप्रेशन दैट दे आर एक्चुअली यूजिंग हियर इज दैट द पर्सन, द विक्टिम इज सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड जिस दिन उसको अल्टीमेटली मार दिया गया या वो खुद मरने चली गई, दैट वाज द टाइम कि ये जो सारी एक्ट्स होती हुई आ रही थी, छोटी बड़ी जितनी भी एक्ट्स थी टाइम टू टाइम होती हुई आ रही थी, इट अल्टीमेटली ब्रोक द कैमल्स बैक। सो इट इज नॉट grave and sudden in the very specific terms given under section 300 exception 1। एकदम ग्रेव एंड सडन तो उसे नहीं कह सकते, बट हाँ इसको हम सस्टेन्ड प्रोवोकेशन कह सकते हैं। धीरे 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 इतनी बार छोटी 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 चीजें कर दी कि एक दिन आदमी फट जाता है। बोलते हैं ना कि धीरे धीरे प्रेशर कुकर बन जाता है। तो इसके ऊपर विचार किया गया, एंड कोर्ट्स ने पहले तो ये समझा कि यार 300 के एक्सेप्शंस हैं, इसको हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, जितना है उतना ही रहने देते हैं, इसके अंदर और चीजें ऐड नहीं करनी। बट अल्टीमेटली दे रियलाइज कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर द पर्सन एक्चुअली डिड come under the provocation. It was not cold blooded murder, but the act was done under the influence of sustained provocation. The provocation is not always sudden, ये बात रियलाइज करी गई। अब वो कैसे रियलाइज करी गई कि यहाँ पे केस है जो हम लोगों ने बहुत बार सुना भी है, जिसमें एक औरत अपने पति से डर के लड़ाई झगड़ा करके घर से भागती है और अपने बच्चों को लेके कुएं में कूद जाती है। जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कहां डिस्कस किया था, सेक्शन 300 के पार्ट 4 में, दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल कॉज डेथ। हमें पता है, चलो ठीक है हम कुएं में कूदेंगे, 10-15 फीट है, शायद मेरी टांगे टूट जाएं, शायद मैं डूब जाऊं, शायद शायद वाला सीन है मेरा अपना। बट मैंने साथ में अपना बच्चा ले रखा है, आई हैव द नॉलेज दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो बच्चा तो मरेगा ही मरेगा, साल भर का बच्चा।
इस केस में लड़की के ऊपर प्रोसिक्यूशन किया गया कि हुजूर इसने मर्डर किया है, अपने बच्चों को मारा है। तो अब लड़की सामने से कहती है कि सर मैंने ये अंडर प्रोवोकेशन किया, आई वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोवोकेशन। वो ये डिफेंस लेती है कि सर ये प्रोवोकेशन है, ये 300 के एक्सेप्शन 1 में आना चाहिए। तो कोर्ट ने इस चीज को कंसिडर किया और सामने से काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि इसमें सडननेस कहाँ है भाई। आप लोगों के बीच में लड़ाइयां होती रहती थी और ऐसा तो कुछ अलग से नहीं हो गया। आपका आपने तो बताया है कि ये मेरे को आके मारता पीटता था, दारू पी के आता था, मारता पीटता था। तो ये तो आपका रोज का काम था। ऐसा तो नहीं है कि कुछ उसने अलग कर दिया उस दिन जो सडन प्रोवोकेशन के अंडर आ जाए। अगर आपको प्रोवोक होना ही होता तो जिस दिन उसने पहली बार मारा था उस दिन प्रोवोक हो जाते। यहां पे कॉन्सेप्ट निकाला गया और कोर्ट ने समझा कि यार ऐसा नहीं है कि हर बार की प्रोवोकेशन सडन होगी। इट इज समटाइम्स कि धीरे धीरे वो प्रेशर कुकर बन जाता है और अल्टीमेटली बंदा टूट जाता है और कहता है कि अब मैं मरने जा रहा हूं। और अब वो स्पेसिफिक केस ऐसा है कि वो आंटी मरने जा रही हैं, अपने साथ अपने बच्चे ले गई। अगर टेक्निकल थियोरेटिकल तौर पे देखें तो उनके ऊपर 300 का 4 बनता है कि इन्होंने अपने बच्चों को मारा। बट इस कॉन्सेप्ट को इजाद किया गया और इस कॉन्सेप्ट की मदद से जो मदर है, शी गेट्स द एक्सेप्शन ऑफ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। ठीक है, देखो मैं इसको रीड करता हूं, एक बार ध्यान से देखना। ये बहुत सारे केसेस में आ चुका है। ये ऊपर जो आप केसेस देख रहे हो, कई सारे केसेस इन्होंने साइट किए हैं, यहां से लेके यहां तक 20-22 केसेस है। And then concludes, though there has been here and there attempts in those decisions to bring the sustained provocation under exception 1 of 300, कई बार कोशिश करी गई sustained provocation को exception number 1 में लाने की। There is a cardinal difference between provocation as defined under the exception and sustained provocation. There's a cardinal difference. Sustained provocation एक अलग चीज है and sudden provocation जो exception 1 में लिखी गई है उसमें difference है, मानते हैं। The only word which is common is provocation. दोनों है मगर provocation ही। What exception 1 contemplates is grave and sudden. ये हम वहां शब्द देख रहे हैं कि grave and sudden provocation लिखी गई है। Whereas the ingredient of sustained provocation is a series of acts more or less grave spread over a certain period of time. Grave acts हैं, series है उनकी, and they are spread over a time. The last of which acting as the last straw breaking the camel's back. बोला ना मैंने आपको, ये फ्रेज यूज किया गया है दैट लास्ट जो उसने एक्ट करी इट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ब्रेकिंग द कैमल्स बैक। ठीक है, बोलते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, ये वो चीज हुई। इट मे इवन बी अ वेरी ट्राइफलिंग वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम कोई केस ऐसा लड़ रहे हैं, लास्ट जो हमारे साथ एक्ट हुई है आउट ऑफ द सीरीज ऑफ एक्ट मे बी अ वेरी स्मॉल एक्ट, हो सकता है बहुत छोटी एक्ट हो। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ, अभी हमारे पास एक मुकदमा चल रहा है जिसमें लड़की का अबॉर्शन कराया गया, लड़की के साथ मारपीट करी गई, उसको एकदम काम वाली की तरह रखा गया, बेइज्जतियां करी गई, टॉन्ट्स कसी गई, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, उसका काम छुड़वा दिया, कुछ भी नहीं करने दिया, बहुत घुट घुट के जी रही है। अब जो मोटे मोटे इंसिडेंट्स हैं, शी एक्चुअली गॉट बीटिंग्स, शी एक्चुअली गॉट किक्ड, शी एक्चुअली got threatened, she actually got tortured mentally, she actually got insulted many times, but ultimately when she ran off was not as harsh an incident as were the other incidents. तो जो लास्ट का इंसिडेंट था हम बोल नहीं सकते कि इट वाज द ग्रेवेस्ट वन, बट वो अल्टीमेटली जब भागी, वो छोटा ही था, ट्राइफलिंग इंसिडेंट था, बहुत छोटा भी नहीं बट ठीक ठाक छोटा था, और वो भाग गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी वो आखिरी दिन जब आप भागे वो तो उससे तो कोई रीजन नहीं बनता ना टू विदड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी। आरसीआर का केस चल रहा है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस दिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि आप भाग जाओ। अरे भाई उस दिन नहीं हुआ, बट देयर इज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एंड दो सीरीज ऑफ एक्ट्स वारंट कि अगला बंदा परेशान हो जाए और भाग जाए। एक रीजनेबल आदमी परेशान होके भाग जाएगा। सेम चीज यहां पे भी वो समझाना चाह रहे हैं। तो आखिरी एक्ट हो सकती है कि थोड़ी छोटी मोटी हो, बट हमें देखना है कि वो जो सस्टेन्ड प्रोवोकेशन है, जो सीरीज होती भी आ रही है, उनका नेचर कैसा है।
We are therefore far from grave and sudden provocation contemplated under exception 1. Sustained provocation undoubtedly is an addition by courts. ये कोर्ट्स ने ऐड किया है, पहले ऐसा नहीं था. Now that it is clear that exceptions are not limitative, जो exceptions दिए गए हैं वो limited नहीं है, we have to examine whether Nalla-Thangal syndrome can be considered as one of the exceptions. ठीक है. तो अब ये नल्ला थंगल सिंड्रोम इससे इससे रिलेटेड ही है ये सिंड्रोम, उसके बारे में बात करते हैं. सिंस द कोड इन इट्स स्ट्रक्चर मेक्स एक्सेप्शंस लिमिटेटिव, द कोर्ट्स हैव टू शो कंस्ट्रेंट ऑन सर्कमस्पेक्शन इन एडिंग एक्सेप्शंस. हमें दूर रहना चाहिए एक्सेप्शंस ऐड करने से. In this connection, it is necessary to examine what is the true nature of exceptions. The exceptions are in the nature of important excusing circumstances and they have following characteristics. One thing is clear from the above analysis: in all exceptions, either premeditation or ill will is absent. Therefore, when both are absent, it will be impossible to consider the matter as exception. तो वो कहते हैं कि ऊपर के एनालिसिस से हमें ये समझ आता है कि ये जितने भी एक्सेप्शंस दिए गए हैं, 5 एक्सेप्शंस, उसके अंदर प्री मेडिटेशन या इलविल ये एब्सेंट होना चाहिए. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जब मैं किसी भी मैटर को एक्सेप्शन में लाना चाहता हूं तो वहां पे कहीं पर भी एलिमेंट ऑफ प्री मेडिटेशन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्री मेडिटेशन जो है, कॉन्शियस एक्ट या कॉन्शियस इंटेंट जो है, इस पूरे ऑफेंस का पिविटल वर्ड है. ये प्री मेडिटेटेड ऑफेंस है मर्डर. अगर प्री मेडिटेशन नहीं आया तो वो आउट हो जाएगा. और साथ में दूसरी सबसे एसेंशियल चीज क्या है? इलविल होनी चाहिए. मेरे को एक्चुअली मारने के लिए इलविल होनी चाहिए, मेरी इंटेंट गलत होनी चाहिए, दुराशय होना चाहिए मेरा. तो वो बोलते हैं कि ये जो एक्सेप्शंस हैं उनके अंदर ये दो चीजें मिसिंग होनी चाहिए. अगर वहां प्री मेडिटेशन आ गई, अगर वहां इलविल आ गई, तो फिर आप एक्सेप्शन में फॉल नहीं करोगे. फिर तो आपका खराब गंदा दिमाग था जिससे आपने वो कांड कारित किया और उस कांड के लिए आपको यथोचित सजा मिलनी चाहिए. ठीक है. सो दिस वॉज अनदर थिंग दैट वी हैड टू अंडरस्टैंड. अब आगे बढ़ते हैं. अब देखो, इसको समझाया गया है इस एक्ट को. ध्यान से सुनना इस चीज को. The attempt of learned counsel for the accused appellant, while pointing out all the circumstances of the case, was that the accused had no other alternative and that she should be completely exonerated. कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था and she had to do what she had to do and hence उसको पूरी तरह छोड़ दिया जाए. Learned additional public prosecutor, while conceding the acts of the accused deserved special consideration, would contend that the acts of the accused in causing death of her 2 children amounted certainly to an offense. उन्होंने सामने से बोला कि सर, 2 बच्चे मरे हैं इसमें एंड सर्टेनली एक ऑफेंस तो हुआ है, पूरी तरह तो नहीं छोड़ सकते. नो डाउट द सोशल फैब्रिक एज इट प्रिवेल्स नाउ इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ सिचुएशंस लाइक दैट ऑफ द अक्यूज्ड. इंडियन घरों में जैसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे पैट्रियार्कियल सोसाइटी है स्पेशली इन द रूरल एरियाज, उससे ऐसी सिचुएशन बन जाती है. ऐसा यहाँ पे कोर्ट को समझ तो आ रहा है. But the society will crumble if each person, even the mother who gave life to the children, is to decide about life and death. अब कोर्ट बोलती है कि जो मर्जी है, माना उनकी माँ है, माना उसकी इंटेंशन ऐसी बुरी नहीं हो सकती, बच्चों को नहीं मार सकती, बट एट एनी कॉस्ट नोबडी, इवन द मदर ऑफ दोज जिनको उसने जन्म दिया है, शी कैन नॉट बी गिवन द राइट टू डिसाइड वेदर द चिल्ड्रन विल लिव और डाई. तो ऑफेंस तो हुआ ही हुआ है, ये तो कोर्ट कह रही है कि छोड़ तो नहीं सकते. द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स द सिटीजंस हाउएवर इल प्लेस्ड दे मे बी टू रिएक्ट टू द सिचुएशन और कॉल फॉर हेल्प एंड मेक एन एंडेवर टू सर्वाइव. आप सर्वाइव करने का एंडेवर करें. द एक्ट ऑफ द अक्यूज इज ऑब्वियसली एन ऑफेंस इन द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड 302. बट उसे मर्डर नहीं मान सकते. हम क्यों नहीं मान सकते? जो हमने ऊपर पढ़ा ना, उस चीज के तर्ज पे बोल रहे हैं अभी.
which is the most heinous crime, and the authors of which could be exterminated by the imposition of sentence of death. In fact, it would be incongruous to impose the sentence of death, कि हम इस मदर पे sentence of death तो नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अभी हमने जो ऊपर देखा, पहली बात तो हमने देखी कि जी sustained provocation is a thing, it is a concept which this mother could use in getting her case transferred from murder to culpable homicide. Now एक दूसरा argument है अभी, ये दूसरा argument is based on the argument that we read above कि premeditation and ill will, ये दोनों चीजें एब्सेंट होनी चाहिए तभी आपको ये एक्सेप्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. तो उस तर्ज पे अब ये बता रहे हैं, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, इल विल एंड प्रीमेडिटेशन शुड बोथ बी प्रेजेंट इन अ केस ऑफ मर्डर. मर्डर के केस में ये दोनों चीजें होनी चाहिए. अगर आपको एक्सेप्शन में जाना है, ये दोनों चीजों की एब्सेंस दिखाओ. The absence of one of them coupled with important excusing circumstances would transform the offense into culpable homicide. In the present case, there is of course premeditation. जो मदर है, प्रीमेडिटेट तो वो कर रही है कि मैं जाऊंगी, कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, बच्चों के साथ मर जाऊंगी, जिंदगी खत्म कर दूंगी, इस सफरिंग से दूर हो जाऊंगी. बट ऑब्वियसली नो इल विल, देयर इज नो इल विल. द एक्सट्रीम कोर्स ऑफ फैमिली सुसाइड, the mother along with her children, is clearly in our opinion an excusing circumstances equivalent to those enumerated in exceptions to IPC, and therefore it is in the nature of exception when the mother escapes and the children die, bringing the offense to one punishable under 304 part 1 IPC. समझ आई ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये काफी डेप्थ में समझाई हुई चीज है. अगर आप मर्डर के ऊपर बात कर रहे हैं, आई कैन गारंटी, as far as my experience is concerned in the court, ऐसी आर्ग्यूमेंट 98% टाइम्स तो कोई भी सामने से नहीं लाएगा, और ना ही ऐसी आर्ग्यूमेंट को वो समझता होगा. आप बेसिकली एक्सेप्शन के अंदर लेके आ रहे हैं और आप समझा रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्री मेडिटेशन एंड इल विल. जब प्री मेडिटेशन और इल विल दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी तभी हम कह सकते हैं किसी ने फुल फ्लेजेड मर्डर किया है. अगर इसमें से कोई भी एक चीज हट जाए, प्री मेडिटेशन हटती हुई दिखे या इल विल हटती हुई दिखे, और साथ में आप दिखा सको कि कुछ एक्सक्यूजिंग सर्कमस्टांस थे सर, एक्चुअली एक्सक्यूजिंग सर्कमस्टांस थे, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस थे जो बहुत टेढ़े थे, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस थे जो एक्चुअली एक रीजनेबल मैन को इस तर्ज तक लेके आ सकते हैं. द माइंड, द मेंजरिया, देयर इज नो क्रूकेड इंटेंट इनसाइड द माइंड्स हेड, इनसाइड द मैन्स हेड. तो आप उसको मर्डर से निकाल के कल्पेबल होमिसाइड में लेके आ सकते हो. तो वो बता रहा है कि जो मदर है, हो सकता है उसने प्री मेडिटेट किया हो कि आज अपने बच्चों को लेके जाऊंगी और सब खत्म कर दूंगी, प्री मेडिटेशन हो सकती है, मगर स्टिल क्योंकि वहां इल विल नहीं है और एक्सक्यूजिंग सर्कमस्टांसेस दिखाई दे रहे हैं, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सर मर्डर में से निकालने लायक केस है ये, लग नहीं रहा कि मर्डर बनना चाहिए. तो समझे, ये जो दो शब्द हमने प्री मेडिटेशन और इल विल बोला, ये दोनों मिलकर वो चीज बनाते हैं जिस चीज पे ये पूरा ऑफेंस पिविटल है, पिविटेड है जिस चीज के ऊपर, वो क्या है? सर्टेनिटी. प्री मेडिटेशन और साथ में गंदी इंटेंट, ये अगर हम जोड़ दें साथ में तो उस चीज को हम बोलेंगे सर्टेनिटी. पक्की बात, नो बकवास. कि बस अगर मेरे पास प्री मेडिटेशन भी है, इल विल भी है, तो मतलब मैंने फुल सेटिंग कर ली है और मैं अगले बंदे को मारने ही जा रहा हूँ, मारना ही चाहता हूँ और मार ही दूंगा. मगर इसमें से कुछ भी अगर मिसिंग है, प्री मेडिटेशन एंड इल विल, हम उस सर्टिनिटी वाली टर्म को ब्रेक करते हैं और तब इस कॉन्सेप्ट को डेप्थ में देखते हैं और हम पाते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है प्री मेडिटेशन, एक कॉन्सेप्ट है इल विल. अगर मैं इसमें से एक भी चीज हटा दूं, प्री मेडिटेशन हटा दूं या इल विल हटा दूं, कोर्ट को कन्विंस कर लूंगी सर देखो इन दोनों में से एक चीज नहीं है, तो वो जो सर्टिनिटी वाला एलिमेंट है वो टूट जाएगा. और वो टूटेगा तो मुझे एक क्रैक मिल जाएगा कि मैं मर्डर के शेल में से निकल के कल्पेबल होमिसाइड तक पहुंच सकूं.
समझे बात? शिवानी ने बोला कैन यू प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ इलविल एंड एक्सक्यूजेबल सर्कमस्टांस। हमने अभी एग्जांपल ही तो लिया। इलविल का मतलब है कि जैसे अब जो मदर है वो अपने बच्चों को मारने जा रही है, बट कैन वी से दैट द मदर एक्चुअली हैड सम मैलिस टुवर्ड्स द चिल्ड्रन? क्या उसके दिमाग में अपने बच्चों के प्रति कोई घृणा थी, कोई दुश्मनी थी? डिड शी हैव एनी एनिमोसिटी और एनी मोटिव टू किल दोज इनोसेंट चिल्ड्रन? बिल्कुल भी नहीं, वो तो प्यार करती है उनसे। शी जस्ट वांट्स कि मैं मर जाऊं तो कहीं ये पीछे ना रह जाए और बाप इनको खत्म ना कर दें या इनकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। तो इलविल वाली जो बात हो रही है, इलविल इज बैड इंटेंशन टुवर्ड समबडी। मेरी बैड इंटेंशन किसी की तरफ तभी होगी जब मेरा उसने कुछ बिगाड़ा है, या आई आई हैव सम मोटिव, कुछ गलत है मेरे उसके साथ, 3-5 हो रखा है, कुछ आंकड़ा है उसके साथ इस तरीके का मेरा, वो इलविल है। और एक्सक्यूजेबल सर्कमस्टांस की यहाँ बात ये हो रही है कि जो उसने एक्ट किया है, वो एक्ट एक्चुअली इज अ सिचुएशन जहां पे शी हैज एन एक्सक्यूज, शी कैन एक्चुअली जस्टिफाई कि भाई मैं क्यों गई, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। और वो हमें कहां से दिखाई दे रहा है? दैट देयर इज अ सस्टेन्ड सीरीज ऑफ एक्ट्स, द एक्ट्स दैट आर एक्चुअली एक्सटेंडिंग सफरिंग टू हर। वो पिटती चली आ रही है, रोज आदमी आ रहा है, रोज उसको मार रहा है, रोज गाली गलौज कर रहा है, उसको खाने पीने का सामान नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, और घर आके बोलता है मुझे खाना खिला, नहीं खिलाएगी तो पिटेगी, बच्चों को मारने की बात करता है। सो दीज आर एक्सक्यूजेबल सर्कमस्टांसेस, जिस सिचुएशन में आदमी की एक्चुअली बुद्धि उस एक्सटेंट तक जा सकती है कि जी अब काम खत्म करो। सो दिस इज इल विल एंड एक्सक्यूजेबल सर्कमस्टांस। I don't have your video, so I cannot see your face. I hope you're understanding. No, Raghav, my point was कि para 27 says ill will and premeditation should be both present in case of murder. Hmm. And the absence of one of them, coupled with an important excusing circumstance, would transform the offense into a culpable homicide. So, in case of this woman, she had no ill will. She just wanted get away from this whole situation. So she Right. planned today I'll jump in the well with my kids, and that's it falls in this case. But what about ill will? How can ill will and an excusable reason like be coupled together? यही चीज तो वो कपल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो यहाँ इलविल, एब्सेंस ऑफ इलविल है ना ये, Hmm. देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इलविल। अगर एब्सेंस ऑफ प्री मेडिटेशन होगा तो हाँ, तो क्या कर... एब्सेंस ऑफ प्री मेडिटेशन ऐसे होगा कि जी जैसे प्री मेडिटेट नहीं कर पाया पहले से मैं, मेरे को समय नहीं मिला ये सोचने का कि मैंने किसको कब हार्म पहुंचाना है, मगर मैं जानता हूं कि वो सामने से आता हुआ बंदा जो है, कि होता है ना कि मैंने जैसे आपको सिचुएशन बताई थी, स्पर ऑफ द मोमेंट में भी कॉमन इंटेंशन बन जाती है और लोग किसी को मार देते हैं। उसी तरीके से हो सकता है मैंने प्री मेडिटेट ना किया हूं, मैंने अपने साथ बंदे इकट्ठे ना किए हूं, मैंने प्लान ना बनाया हूं कि इसको इस जगह पे इस दिन इस तरह से मारूंगा, मगर मुझे सिचुएशन कुछ ऐसी मिली कि मुझे वो चलता हुआ मिल गया, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा ध्यान गया अच्छा ये चल रहा है, उड़ा दो। या कोई लड़ाई हो गई कहीं पे, और मैंने जैसे हमारी आईपीसी में भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कहीं पे कुछ लड़ाई हुई, मैंने देखा कि लड़ाई हो रही है बिटवीन अ स्ट्रेंजर एंड समबडी हु इज माय एनिमी, मैं गया और उस स्ट्रेंजर को चक्कू पकड़ा दिया और उसने चक्कू मार दिया, मेरा काम हो गया। सो आई डिड नॉट एक्चुअली प्री मेडिटेट, आई डिड नॉट एक्चुअली गेट द टाइम टू प्री मेडिटेट, बट मैंने उस फायदे का मौके का फायदा उठाया, एंड यूजिंग माई इल विल आई गॉट द पर्सन किल्ड। तो इस तरह से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकता है। वॉट वी हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इज, हमें समझ आना चाहिए कि प्री मेडिटेशन क्या है, इलविल क्या है, दोनों को मिला के क्या कॉन्सेप्ट बनता है, और उस कॉन्सेप्ट के टूट जाने से क्यों हम मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड की तरफ आ जाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट हम कोर्ट के सामने समझा पाए तो कोर्ट से हमें रिलीफ मिल सकता है। ठीक है। एंड इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, आप जैसे कोर्ट के अंदर जाओगे और इन केसेस को आप अगर आर्ग्यू करोगे ना, इफ यू आर एबल टू हेल्प द कोर्ट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स लाइक दीज, दे आर एक्चुअली माइटी इम्प्रेस्ड, और उनको एक आधार मिल जाता है, उनके लिए काम हल्का हो जाता है ना। वो उसी टाइम फटाफट आप देखोगे नोट करेंगे कि ये नोटेशन कर ली कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया, एंड यू विल सी इट इन द जजमेंट देन।
इस चीज उनको आधार मिल जाते हैं, दे हैव सो मेनी जजमेंट्स टू राइट। अगर हम उनको मदद कर दें कि सर ये देखो ये प्रॉपर आधार है, और ये आधार हम लॉ में से निकाल के ला रहे हैं, कमेंट्री में से निकाल के ला रहे हैं, उनके लिए काम आसान हो जाता है। एंड दे एक्चुअली लीन टूवर्ड्स गिविंग अस द रिलीफ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं एक बहुत अच्छा केस आर्ग्यू किया, मैंने फाइनल आर्ग्यूमेंट करी है। मर्डर केस है जिसमें कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया है ऋषिकेश में एक लड़के का, उसको ड्रग्स वगैरह करके। आई एम डिफेंडिंग द अक्यूज्ड हु इज alleged टू हैव किल्ड द पर्सन। जिसके अंदर द थिंग इज कि मुझे, मेरा जो क्लाइंट है, ही हैज नॉट बीन गिवन नोटिस ऑफ, जैसे उससे रिकवरी करी तो उसको पहले इन्होंने ना वो नहीं बताया, अरेस्टेड नहीं बताया, पहले अरेस्टिंग का मेमो नहीं बनाया। वो अरेस्ट बाद में होता है, रिकवरी उससे पहले हो जाती है। मतलब पुलिस कुछ, समझो इस चीज को, पुलिस कुछ कहानी ऐसे बना रही है कि जी हमें तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ मिला आदमी, यहाँ पे हमने इसको पकड़ा, और जैसे ही हमने इससे पूछताछ करी इसने फटाक से बता दिया कि हाँ मैंने मर्डर किया है। और इसने हमें बता दिया कि मर्डर कहाँ पे किया है, बॉडी कहाँ छुपी हुई है, हथियार कहाँ पे छुपा हुआ है। हम इसको उसी टाइम वहां से ले गए, साथ में अपने हम विक्टिम के माँ बाप को भी ले गए, और वहां पे उनके सामने रिकवरी हो गई। जब रिकवरी हो गई हम वापस आए, ये रात को 2 बजे की बात है कि हम वहां गए, सब कुछ किया, रिकवरी रिकवरी हुई। फिर 9 बजे हम वापस आए, और 9 बजे आके इन्होंने फिर मेमो बनाया है कि अब हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, और अरेस्टिंग हो गई। अब रिकवरी के दम पे पुलिस कह रही है कि हमने तो केस बना दिया, प्रोसिक्यूट करें और इसको गिल्टी ठहराएं। अब मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है इसके अंदर, विच इज एक्चुअली आई डिड नॉट गेट दिस इन अ जजमेंट एक्चुअली रिलेटेड टू एक्विटल इन मर्डर केस, बट ये कहीं दूर दराज कहीं पे मैंने देखा और उसको यहां अप्लाई करने की कोशिश करी। और उसमें मैंने उनको क्या समझाया कि सर, जो सेक्शन 27 है एविडेंस एक्ट का, जहां पे रिकवरी हो रही है, उसके अंदर यू हैव टू actually get it recovered from a person who's in the custody of the police. He has to be arrested. अगर वहां लिखा है कि द पर्सन इज अरेस्टेड और तब रिकवरी हो रही है, देन इट इज अ प्री कंडीशन कि पहले अरेस्ट होना चाहिए। आप पहले अरेस्ट कीजिए और फिर उसके बाद रिकवरी के लिए जाइए। अब अगर मैं केवल इतना बोलता तो इट वुड ओनली बी एन असर्शन, अ लॉ पॉइंट, जो सामने से वकील साहब खड़े हुए बोल रहे हैं कि सर देखो वहां ऐसा लिखा है तो पहले आप अरेस्ट कीजिए फिर रिकवरी के लिए जाइए, काम खत्म। बट आई वेंट अ स्टेप फॉरवर्ड एंड ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि सर ये लॉ इस तरह से बनाया क्यों गया होगा। इसलिए बनाया गया होगा कि अगर आपने अगले को अरेस्ट नहीं किया तो मतलब आपने उसको फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी अरेस्ट की। अरेस्ट की फॉर्मेलिटीज हैं उसको मेमो देना, उसके घर वालों को जानकारी देना, उसके ग्राउंड्स बताना अरेस्ट के, जैसे हमारा सेक्शन 50, 51 सीआरपीसी, 41 बी सीआरपीसी एंड 41 डी सीआरपीसी, वकील होना चाहिए। ये सारी चीजों में यही चीज लिखी है कि उसको ग्राउंड्स बताओ, उसके माँ बाप को बताओ, उसके फ्रेंड को कॉल करो, ये सारी राइट्स होने चाहिए। अगर आपने अभी तक उसको अरेस्ट ही नहीं किया और ये फॉर्मेलिटीज करी ही नहीं, तो वो आदमी जो आपके सामने खड़ा है वो अभी तक सजग ही नहीं हुआ कि भाई आई हैव बीन अरेस्टेड, और मुझे अब अपने वकील को बुलाना चाहिए, मुझे अपने घर वालों को बुलाना चाहिए, आई शुड गेट रेडी विद माई लीगल टीम एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप अगर आपने उसको अरेस्ट नहीं किया एंड कॉन्सिक्वेंटली उसका ये फेज ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन, द राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन अनलॉक ही नहीं हुआ, तो मतलब यू डिड नॉट गिव दैट पर्सन अ चांस टू गेट रिप्रेजेंटेड। एंड जो लीगल सेफगार्ड्स हैं आपने उनको एक्टिवेट ही नहीं होने दिया, एंड विदाउट डूइंग दैट यू टुक हिम टू द साइट एंड गॉट द रिकवरी डन। ये तो एक तरीके से निहत्थे पे वार करने जैसा हो गया। आप एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द चार्जेस बीइंग फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम का उसे नोटिस तो दो, तो वो अपनी प्रतिक्रिया में आए। क्या पता उसी टाइम पे वो अपने वकील को कॉल कर सकें, किसी को हायर कर सकें, एंड ही वुड गेट एडवाइस एज टू व्हाट हैज टू बी डन एंड व्हाट नॉट हैज टू बी डन। क्या पता वो आपके सामने ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है जो उसको देना बनता ही नहीं है। ही हैज सेफगार्ड्स।
कि वो स्टेटमेंट्स आपने पुलिस वालों को देनी ही नहीं है, जरूरी नहीं है आपके लिए वो स्टेटमेंट देनी। अगर वो उसको लीगल एडवाइस मिल जाती तो ये सब चीज उसके खिलाफ बनी ना पाती। तो आपका एज अ प्रोसिक्यूशन, एज एज द प्रोसिक्यूटिंग टीम, आपका ये फर्ज बनता है कि आप फॉर्मेलिटीज पूरी करो और उस क्रम में करो जिस क्रम में लॉ ने कहा है। अगर आपने वो नहीं करी तो अगली पार्टी की जो सेफ गार्ड्स हैं वो एक्टिवेट नहीं हुई, और अगर वो सेफ गार्ड्स एक्टिवेट नहीं हुई और आपने निहत्थे पे गोली चला दी तो आप गलत काम कर रहे हो। अब ये चीज कितना चलेगी कितना नहीं चलेगी मुझे नहीं पता, मैंने तो आर्ग्यू कर दिया, बट आई सॉ दैट द जज नोटेड एवरीथिंग दैट आई सेड इन दैट मोमेंट। he actually took that concept into consideration and I was also appreciated by the DGC जो मेरे खिलाफ लड़ रहा था, the prosecution, he also appreciated कि बॉस बात तो आपने ठीक करी है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको पीछे भी एक क्लास में बताया था, दैट आई वाज आर्ग्यूइंग अ केस ऑन पार्टीशन, जिसके अंदर कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा था कि जो मैडम है जिनका केस है उनको उनके फेवर में हम ये नहीं कहते कि उनकी प्रॉपर्टी है या नहीं, मगर इतना हम कहते हैं कि इनको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जाएगा, शी विल नॉट बी इविक्टेड। मगर और कोई भी चीज उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं दी गई। अब हुआ क्या कि वो जो लड़की थी, औरत थी, वो पहले पूरे घर में आराम से घूम फिर सकती थी। जब ये ऑर्डर आया उसके बाद जो हमारा प्रतिवादी है उसने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक कमरे में कोने में एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिट कर दिया उसका एक्सेस, वो घर के अंदर घूम नहीं सकती, उसको धमका दिया। और फिर कोर्ट में जब हमने याचिका डाली तो उसने आके ये डिफेंस लिया कि सर आपने ऑर्डर में लिखा था कि इसको हम इविक्ट नहीं कर सकते, देखो मैंने इविक्ट नहीं किया, मैंने घर से बाहर नहीं निकाला। अब इसके लिए देर इज नो सेपरेट लॉ दैट आई कुड स्टेट, बट वॉट आई कुड से इन द कोर्ट वॉज, और वो अपने आप से बनाई हुई चीज है, कि अगर मुझे घर में पूरे घर में घूमने का एक्सेस था पहले और अब वो एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करके एक एरिया की तरफ कर दिया गया है, तो ये भले ही इविक्शन ना हो मगर पार्शियल इविक्शन तो है। तो क्या हम पार्शियल इविक्शन को भी इविक्शन नहीं कहेंगे? जितने घर से मेरा एक्सेस ले लिया गया है उस पार्ट से तो मैं इविक्ट हो गया ना, इट इज एन इविक्शन। तो आपके ऑर्डर्स के खिलाफ जाता है, कॉन्टेम्प्ट है, कोर्ट ने मान लिया, कोई इसमें कोई जजमेंट नहीं लगाई, कुछ नहीं करा मैंने। तो ये कॉन्सेप्ट, जैसे ये कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं सामने, दीज आर इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स, अगर ये कॉन्सेप्ट आप कोर्ट के सामने रख पाओ तो दे टेक नोट एंड दे एक्चुअली फील कंफर्टेबल कि भाई हमारे पास कुछ मटेरियल है अपनी जजमेंट को आधार देने के लिए। ठीक है, समझ आया सबको? राघव, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, ये जो आपने पहले वाला मर्डर केस का जो बताया, उसमें डिड यू जस्ट एम्फसिस ऑन दिस ओनली पॉइंट दैट बिफोर द अरेस्ट वाज मेड द पंचनामा एंड द रिकवरी वाज डन, राइट? सो जैसे निवेदन पंचनामा बोलते हैं, जो इंक्वेस्ट पंचनामा रहता है, बॉडी निकाली एंड ऑल, सो दैट हम्म। वाज बिफोर द अरेस्ट, राइट? हाँ, बिना अरेस्ट के रिकवरी के लिए ले गए और वहां पे सब कुछ बना बनू के वापस लाए, फिर अरेस्ट किया उसे 9 बजे। Not be applicable only, will that not backfire upon us? क्योंकि जो 27 का जो नॉन एडमिसिबिलिटी का पॉइंट रहता है, हम्म। that will no longer be क्योंकि I have a similar case जहाँ पे they just went for an inquiry कि this lady is missing, do you know where she is? These people, they are saying that she was last seen with you, and then they are saying कि the accused went and told कि हाँ मैंने उसको मार डाला, मैंने इस कुएं में उसकी लाश को डाल दिया, एंड ये कुआं है, एंड ये सब, एंड दोस पंचनामास वर ड्रॉन अप। सो देर आफ्टर नेक्स्ट डे उसको उसका अरेस्ट दिखाया है उसमें, जिस दिन ये हुआ उसके नेक्स्ट डे अरेस्ट दिखाया, एंड ये रिकवरी के बाद रात को एफआईआर दिखाया। So if I go and argue this, will they not say, Abhi, it is not admissible, whatever that she has said in her statement, that is not admissible because she's an accused, right? So will हम्म। that not backfire on me if I go and say ki, when she made the statement, she was not arrested, her rights were not activated, she was not given a chance of representation. So how do I like articulate this in a manner ki it will not backfire upon me? Because इट विल नॉट बैकफायर, क्योंकि कोर्ट पुलिस तो ये बोल रही है ना कि मेरी कस्टडी में तो वो था। अब आप जैसे 27 में जाओगे तो वहां आप देखोगे उसकी हेडलाइन, जो हेडलाइन कह रहा हूँ, टाइटल जो है
उसी में बोला है, उसी में शब्द लिखा गया अक्यूज्ड। अरे बंदा अक्यूज्ड होना चाहिए तभी रिकवरी आएगी, एक्चुअली रिकवरी बन पाएगी। आप पहले रिकवरी करते हो और उसको अक्यूज बाद में बना देते हो। पुलिस पे तो इंस्टीट्यूशन वैसे ही भरोसा नहीं करता। हम्म। अब आप जो चीज आपको करनी चाहिए थी, जो आपका प्री रिक्वेस्ट था, आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे, फिर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा आप पर भरोसा। ऐसे थोड़ी कि आप किसी को भी उठाओ, कोई आपने फर्द नहीं बनाया, कोई मेमो नहीं बनाया, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करी, और डायरेक्ट जाके दिखाओ कि जी इसने बोला और हमने रिकवरी कर दी। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि सर हमने बोला था मगर देखो इन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी। हम तो कह रहे हैं हमने तो कभी बोला भी नहीं। ये जो कहानी बना रहे हैं कि हमने इनको बातें बताई हैं, अगर एक बार को हम मान भी लें, तब भी सर इन्होंने वो सेफगार्ड्स और फॉर्मेलिटीज फॉलो ही नहीं करी जो करनी चाहिए थी 27 की रिकवरी बनाने के लिए। तो आप 27 अगर खोल के देखोगे ना इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो उसकी अगर आप भाषा पढ़ोगे तो वहां अक्यूज्ड शब्द लिखा है। देखो, हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अक्यूज्ड में बी प्रूव्ड। तो मैं अभी तक आपके केस में, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, मेरे को अभी तक किसी ने अपने बयानों में कहीं कुछ नहीं बोला, कंप्लेंट में मेरा नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं। मेरे को बस आप एक दिन उठा के ले जाते हो, मेरा कोई अरेस्ट वरेस्ट कुछ नहीं हुआ है, और उसी दिन उठाते ही सीधा मेरे को साइड पे ले गए और रिकवरी वगैरह सब बना के ले आए। 9 बजे दिखा रहे हो कि जी अब हमने इसको अरेस्ट किया है और अब इसको हमने अक्यूज बना दिया है। अरे पहले मैं अक्यूज होना चाहिए, देन यू टेक मी इनटू कस्टडी। व्हेन यू अरेस्ट मी एंड आई गेट टू नो दैट दीज आर दी चार्जेस अगेंस्ट मी, जिसके लिए मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है, मेरे किसी घर वालों को इन्फॉर्म, मेरे घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। इस केस में मेरे घर वालों को भी सुबह 9 बजे इन्फॉर्म किया गया। उसके साथ साथ और बहुत चीजें हैं इसके अंदर। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग दैट केवल इस चीज पे सब कुछ आधार बन गया, मगर इसके अंदर और चीजें भी हैं कि पुलिस मेरे को उठा रही है दूसरे जिले से, मतलब वो बॉर्डर पे है एरिया, दूसरे जिले से उठा रही है, मगर दूसरी पुलिस उस जिले की पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर रही कि सर बे टाइम है, बे टाइम पे हम नहीं कर सकते पुलिस को। और जो अरे यार 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे कभी भी ऑफेंस हो सकता है। आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि बे टाइम है इसलिए हमने किसी को नहीं बुलाया। हमने पंचनामे में भी बे टाइम की वजह से किसी को नहीं बुलाया। हमने पुलिस, दूसरे जिले की पुलिस को भी इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि बे टाइम था। हर चीज बे टाइम, आप क्यों कर रहे हो फिर बे टाइम काम अगर आपको करना ही नहीं आता तो ऑल दीज थिंग्स कपल्ड अलोंग विद दिस पॉइंट वाज अ वेरी हैवी पॉइंट। मैं बेसिकली समझाना क्या चाहता हूं, आई एम नॉट 100% गारंटीइंग द सैनिटी ऑफ माई आर्ग्यूमेंट, ऑल्दो आई एम प्रिटी श्योर कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि पहले बंदा अक्यूज होना चाहिए तभी रिकवरी होगी। बट आई डू नॉट गारंटी इट ऑन अ प्रोमिसरी नोट कि भाई ये पक्की बात है, यही लॉ है। हो सकता है इस पे कई और आपको जजमेंट मिल जाए कि आपको कुछ और अलग चीज मिल जाए, अनसेटलिंग चीज मिल जाए। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं ना जो आपकी स्क्रीन पे है, ये आड़े तिरछे कॉन्सेप्ट्स अगर आप विद द ऑब्जेक्ट एंड द इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर समझा सको कोर्ट के अंदर, इट लीव्स अ मार्क ऑन द ब्रेन ऑफ द जज। तो आपके फेवर में आने का काफी आसार बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये बात हमें समझ आ गई, प्री मेडिटेशन वाली बात समझ आ गई हमें। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ आई एम कमिंग टू पेज नंबर 15, एक्सेप्शन नंबर 2, सेल्फ डिफेंस। अब जब हम सेल्फ डिफेंस का फैक्ट यूज करके मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस केस में व्हाट वी हैव टू शो इज that the accused need not prove the existence of right of private defense beyond reasonable doubt, and it is enough for him to show, as in a civil case, that preponderance of probabilities is in favor of his plea. तो जब हम ये डिफेंस का, प्राइवेट डिफेंस का ग्राउंड बना रहे हैं, यहाँ पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमें नहीं दिखाना है कि मेरा प्राइवेट डिफेंस बनता था या नहीं बनता था, क्योंकि मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जिस सिचुएशन में मैं डरा हुआ हूं, सहमा हुआ हूं, मेरे ऊपर कोई अटैक कर रहा है। द लॉ कैनॉट एक्सपेक्ट मी टू हैव गोल्डन स्केल्स
एंड डिटर्मिन कि यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस बनता है या नहीं बनता है, बनता है तो कितना बनता है, मैं किस हद तक प्राइवेट डिफेंस कर सकता हूँ, कितनी चोट पहुंचा सकता हूँ, कितनी चोट खा सकता हूँ, मैं उसको क्लियर तरीके से नहीं कर सकता उस टाइम पे डिटर्मिन या कैलकुलेट। ठीक है। दूसरी चीज जो हमें प्राइवेट डिफेंस वाले केस में ध्यान रखनी है वो है ये वाला शब्द, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ रिसीविंग इंजरी। ये एक्सेप्शन तभी एक्टिवेट होगा जब मैं ये दिखा सकूं मेरे को रीजनेबल एप्रीहेंशन हो गई थी कि मुझे चोट लगने वाली है। अगर आदमी मेरे से बहुत दूर है या अभी तक उसने मुझे देखा ही नहीं है, वो मेरे से मिला ही नहीं है, अभी तक वो मेरे आसपास आया ही नहीं है, तो मैं प्राइवेट डिफेंस का केस नहीं बना सकता। ठीक है, ये दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है। देन वी कम टू पेज नंबर 16। यहां पे बोलता है सेक्शन 97 जो प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करता है, डील्स विद द मैटर ऑफ प्राइवेट डिफेंस। द प्ली ऑफ राइट comprises the body or property of the person exercising the right or of any other person, and the right may be exercised in the case of any offense against the body, and in the case of offense of theft, robbery, mischief, criminal trespass, and attempts at such offenses in relation to property. Section 99 lays down the limits of the right of private defense, blah blah blah. The right given under section 96 to 98 etc are controlled by 99. अब वो बोलता है to plea a right of private defense extending to voluntarily causing death, the accused must show that there were circumstances to give reasonable grounds for apprehending that either death or grievous hurt would be caused to him. तभी आप अगले बंदे को चोट पहुंचा सकते हो। मेन शब्द रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ एप्रीहेंशन। ठीक है। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है, ये जो प्ली ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द जनरल एक्सेप्शन। हमने पहले भी एक जगह पे इस चीज को बहुत पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया है जब हम सेक्शन 306 पढ़ रहे थे। 306 नहीं, हाँ 306 पढ़ा था हमने, इन कनेक्शन विद सम डेफिनेशन दैट वी वर रीडिंग एट दैट टाइम अंडर द जनरल एक्सेप्शंस। और उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये जो जनरल एक्सेप्शंस होते हैं, पहली बात, इनको उठाने की स्टेज स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ। इन्वेस्टिगेशन के टाइम से भी हम पुलिस वाले के सामने जाके ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, सर देखो मैं जनरल एक्सेप्शन में आता हूं। और पुलिस वाला इस चीज को कंसिडर कर सकता है कि सर इसका जनरल एक्सेप्शन लगता है एंड हमें लगता है कि इस पे एफआईआर लग जानी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पे सामने लिखी गई है कि प्ली ऑफ प्राइवेट डिफेंस नीड नॉट बी स्पेसिफिकली रेज्ड। जो ये जनरल एक्सेप्शंस होते हैं, ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे टेक्निकल क्लॉजेज होते हैं सीपीसी के, जैसे लिमिटेशन होता है, कोर्ट फीस होता है। सिविल लॉ क्या बोलता है कि जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं इस तरह के, लिमिटेशन हो गया या कोर्ट फीस हो गया, वो स्पेसिफिकली प्लीड किया जाना जरूरी नहीं है। कोर्ट सुओ मोटो भी उस चीज पे ध्यान देगी कि मैटर लिमिटेशन में आता है या नहीं आता, ये मैटर में पूरी कोर्ट फीस दी गई है या नहीं दी गई है। इसी तरीके से क्रिमिनल केसेस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक्सीडेंट, नेसेसिटी, जनरल एक्सेप्शन में जो भी चीजें आती हैं, उनको स्पेसिफिकली रेज करना जरूरी नहीं है। फैक्ट से अगर कोर्ट को खुद ही समझ आ जाए कि हाँ जी यहाँ पे एक्सीडेंट बनता है या कुछ और बनता है, तो कोर्ट अपने आप भी उस चीज को प्रिज्यूम करके उस चीज का फायदा अक्यूज को दे सकती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसमें केस है सुरेंद्र वर्सेस महाराष्ट्र 2006। अब ये दर्शन सिंह वर्सेस पंजाब 2010 इसका लैंडमार्क केस है। आप चाहोगे तो ये 10 के 10 पॉइंट्स पढ़ सकते हो कि प्राइवेट डिफेंस वाले केसेस में हमें क्या क्या प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हुए हैं। जैसे इन्होंने बताया, सेल्फ प्रेजर्वेशन जो है वो बेसिक इंस्टिंक्ट है ह्यूमन की, सब लोगों के पास है, सारी सिविलाइज कंट्रीज में इसको रिकग्नाइज किया गया है, मान्यता दी गई है। वो केवल सडनली कन्फ्रंटेड फाइट्स वगैरह में यूज होना चाहिए, सेल्फ क्रिएशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रीजनेबल एप्रीहेंशन इनफ नहीं होगी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी एन एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस। कमीशन हो ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ वो आपको हार्म पहुंचा दे तभी आप प्राइवेट डिफेंस करोगे। हो सकता है आप उससे पहले ही कर लो, उससे पहले ही आपको एप्रीहेंशन हो जाए कि अब तो मैं गया, तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। ठीक है।
जब तक वो एप्रीहेंशन रहेगी तब तक आपका डिफेंस रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। जैसे कोई चोरी कर रहा है आपके घर में, डकैती डाल रहा है, उस टाइम पे आप उसको रोकने के लिए मार पीट सकते हो। वंस ही हैज गॉन, अगर वो आपके घर से सामान लेके झोला भर के बाहर निकल चुका है, आप पीछे से उसको मारो तो आपके ऊपर अपराध लग जाएगा, वो प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि नाउ देयर इज नो एप्रीहेंशन। आपको डेंजर की एप्रीहेंशन खत्म हो गई। अब आप अथॉरिटीज के पास जाओ और बोलो कि देखो वो चोरी करके ले जा रहा है, उसको पकड़ो। आप खुद उसको मारोगे तो आपके ऊपर अपराध लग जाएगा। ठीक है। आपको गोल्डन स्केल्स की जरूरत नहीं है कि आप उसी टाइम पे मॉड्यूलेट करो कि मेरा कितना डिफेंस होना चाहिए, मैं कितना वापस मारूं। होली डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए आपका डिफेंस। ठीक है। देन it is well settled that even if the accused does not plead self defense, it is open to consider the plea arising from material on record। जैसा हमने ऊपर पढ़ा, जरूरी नहीं है कि प्ली हो उस चीज की। कोर्ट सुओमोटो मटेरियल देखकर भी उस चीज का फायदा अक्यूज को दे सकती है। ठीक है। आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस चीज को प्रूव नहीं करना होता। जैसा कि हम नॉर्मली देखते हैं, अक्यूज जो होता है उसके ऊपर केवल प्रीपोंडेंस, उसको केवल डाउट पैदा करना होता है। प्रोसिक्यूशन का काम होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट काम करना। ठीक है। प्राइवेट डिफेंस जो है वो केवल अनलॉफुल एक्ट के अगेंस्ट ही काम करता है। अगर कोई अपना सही से काम कर रहा है, कोई पुलिस वाला है आपको पकड़ के ले जा रहा है, आप प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते। एंड इमिनेंट डेंजर वगैरह वाले केस में आप सेल्फ डिफेंस करके डेथ वगैरह ये सारी चीजें भी पहुंचा सकते हो दूसरे आदमी को। ये सारे प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके हैं, प्राइवेट डिफेंस के सारे हम प्रिंसिपल्स जानते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज और मार्क करी है, वी आर ऑन पेज नंबर 19 नाउ, जिसमें इन्होंने एक मैटर की बात करी है जहां पे बोला है furthermore the accused should not have fired all 3 rounds in quick succession. He should have waited after firing 1 round for a second or two to see the effect on the person attempting to hurt him. अब देखो कितने अच्छी बात यहाँ पे समझने को मिल रही है कि जब हम प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे होते हैं और उसका डिफेंस ले रहे होते हैं, अगले आदमी का कंडक्ट क्या है, वो किस तरह से प्राइवेट डिफेंस ले रहा है, वो चीज कोर्ट के सामने लाना और समझाना, रिकॉर्ड पे लाना बहुत जरूरी है। वो बताना चाह रहे हैं कि भाई जिस तरह से उसने गोली चलाई है अपने आप को बचाने के लिए, उस चीज से बहुत चीजें साफ होती हैं। अगर एक आदमी क्विक सक्सेशन में ठक 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 3-4 गोलियां चला देता है, मतलब उसको मारना चाहता था, वो अपने ऊपर अटैक नहीं रोकना चाहता था। इट्स नॉट प्राइवेट डिफेंस, ही इज एक्चुअली किलिंग द अदर पर्सन। इसीलिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उसने एक सक्सेशन में मार दी गोलियां। वो एक मारता, कम से कम रुकता कि भाई चलो ठीक है, आई हैव नाउ न्यूट्रलाइज द थ्रेट। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट डिफेंस। अगर आप सीधे ही बंदे को उड़ा देते हो, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड प्राइवेट डिफेंस। ठीक है। इट्स अ जनरल स्टेटमेंट। हो सकता है किसी केस में सिचुएशन ही ऐसी हो कि somebody इज रेपिंग अ वुमन, अब वो उस टाइम पे ये थोड़ी सोचेगी कि मैं एक बार चक्कू मारूं और देखती हूँ कि अब बंदा रुकेगा या नहीं रुकेगा। उस केस में तो फिर वो खटखट खटखट खट मारेगी। एंड दैट इज व्हाट अ रीजनेबल वुमन और अ मैन वुड डू, चाहे जिसका भी रेप हो रहा है, चाहे जिसके साथ भी असॉल्ट हो रहा हो। बट इन दिस सिचुएशन स्पेसिफिकली दिस इज वन ऑफ द कंसिडरेशंस, तो हमें अपने दिमाग में इसे रखना है कि भाई इस तरह की कंसिडरेशंस उठती हैं। इससे हम लोगों को अपने दिमाग को कल्चर करना है, हमें रट्टा नहीं मारना कि ये सिचुएशंस में ये डिफेंस बन सकता है, बट अपने आप को अपने आप में इम्बाइब करना है कि कोर्ट किस किस तरह की सिचुएशंस को एक्सेप्शन में लेके आ रही है और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है। ठीक है। तो लॉजिक बनता है यहाँ पे, आप एकदम से कटकट मार दोगे तो मतलब आप मारना चाहते थे। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, अच्छी बात है, कई जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इस केस का नाम है योगेंद्र मोरारजी वर्सेस गुजरात 1980। ठीक है। चलो अब हम आ गए तीसरे एक्सेप्शन पे, एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ये तो नॉर्मल है, इसको हम ज्यादा इसमें सोचने समझने वाली बात नहीं है। नॉर्मली बस हमें ये देखना है कि वो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए एंड वो अपनी डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज में अपना काम करने आया है, उसने अपनी पावर्स एक्सीड कर दी होनी चाहिए, गुड फेथ में होनी चाहिए, लॉफुल एक्ट होनी चाहिए, और आपकी तरफ उसकी कोई इल विल नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी सिचुएशन है तो आप
फिर उसको, अगर उससे आपकी हत्या भी हो जाती है तो भी वो कल्पेबल होमिसाइड में ही आएगा, मर्डर में नहीं आएगा। मगर अगर दिख जाए कि इलविल है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज के पार जाके कुछ किया है, तब अगला आदमी मर गया, तब वो एक अलग चीज हो जाएगी। जैसे हमने नीलावती बेहरा वगैरह जैसे केसेस में देखा, जिसमें वो पुलिस वालों ने जिनको वो पकड़ के लाए हैं, जिन अक्यूज को वो लेके आए हैं, उनको इस तरह से ट्रीट किया, इस तरह से रखा कि वो मर गए, बियॉन्ड रीजन, बियॉन्ड देयर ड्यूटी, जाके उनको मार पिटाई करनी शुरू कर दी जिसका प्रॉपर प्रूफ मिल गया, उसको खाने पीने को नहीं दिया जिसका प्रॉपर प्रूफ मिल गया, तो वो इलविल दर्शाता है। वहां पे पुलिस वाले ये नहीं कह सकते सर हम तो गुड फेथ में अपना काम कर रहे थे, कल्पेबल होमिसाइड है, तो आपका गुड फेथ में ये काम नहीं है कि आप उनको भूखा रखो और उनको मार दो, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा हमें सोचने समझने की बात नहीं है। ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक ये पॉइंट है जो हमारा एक्सेप्शंस में भी आता है, जिसे हम कहते हैं बाउंड बाय लॉ। व्हेन अ पर्सन इज बाउंड बाय लॉ टू डू समथिंग, तो कई बार क्या है कि जो पुलिस वाला है, हिज सुपीरियर इज टेलिंग हिम टू डू समथिंग एंड ही डज इट, तो उसके लिए वो एक्सेप्शन बन जाता है। बट इन दैट केस ऑल्सो the court says that police officers cannot shield themselves on the plea that they were acting in good faith, for nothing is said to be done in good faith जहां पे ड्यू केयर एंड अटेंशन ना हो। आपको ड्यू केयर और अटेंशन तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे आपका सुपीरियर ही कुछ ना कह रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको आपका सुपीरियर कह रहा है कि सामने भीड़ पे गोली चलाओ, यू हैव टू सी दैट इट इज नेसेसरी फॉर पब्लिक सिक्योरिटी टू डिस्पर्स सच एन असेंबली बाय फायरिंग ऑन देम। आपके लिए ये जरूरी हो जाए तभी आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप मारे जाएंगे और आपके ऊपर अपराध बनेगा। दिस इज सुबह नायक वर्सेस आर, माने रेजिना, जो उस टाइम पे किंग को बोला जाता था 1898। नाउ वी कम टू द फोर्थ एक्सेप्शन। आई होप समझ आ रहा है सब लोगों को, थोड़ा सा बर्नआउट हो सकता है क्योंकि थोड़ा हैवी भी है ये चीज। अगर कहीं पे ना समझ आए तो मुझे बता देना, आई रिपीट। नाउ, विदाउट प्री मेडिटेशन। अच्छा, यहां पे अब समझने वाली बात हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि अब इसको हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट एक्सेप्शन के साथ, जहां पे हमने सडन प्रोवोकेशन के बारे में बात करी कि एकदम से प्रोवोक हो गया, उसने कुछ ऐसा बोला जिससे मैं प्रोवोक हो गया और मैंने वो काम कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। यहां पे क्या हो रहा है, सडन क्वारल हो जा रही है। द डिफरेंस इज दैट जब हम फर्स्ट एक्सेप्शन वन की बात करते हैं, वहां सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन जो है वो एक तरफ से आ रही है, वहां पे दिखाई दे रहा है कि किसी एक पार्टी ने उकसाया और उस उकसाने की वजह से दूसरी पार्टी ने ऐसा स्टेप ले लिया कि उसने कुछ गलत काम कर दिया, वहां से सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन हुई। जबकि जो एक्सेप्शन फोर है, वहां पे वी आर नॉट श्योर कि इन दोनों में से गलती किसकी है। दोनों एकदम से ही साथ में लड़ने लगे एंड इक्वल फुटिंग ऑफ मैल इंटेंशन पे आ गए। दोनों ने इक्वली खराब काम, इक्वली खराब बात, इक्वली खराब चीज कर दी। वो केस एक्सेप्शन फोर में आता है, जब केवल एक तरफा गलती होती है, एक तरफा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होती है, तो वो एक्सेप्शन नंबर वन में आता है। लेट्स सी। टू इन्वोक दिस एक्सेप्शन, सडन फाइट होनी चाहिए, कोई प्री मेडिटेशन नहीं होनी चाहिए, हीट ऑफ पैशन होना चाहिए, एंड अनड्यू एडवांटेज या क्रूअल मैनर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्रूअल मैनर अगेन क्या दिखाती है कि आपकी इलविल थी, इलविल वाली चीज आ जाती है यहाँ पे। इसलिए इस एक्सेप्शन में लास्ट में उन्होंने अलग से लिखा है कि क्रूल्टी नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, आपकी एकदम से झड़प हो गई, एकदम से आप लड़ने लगे, हम मान जाएंगे कि हाँ आपके बीच में एकदम से फाइट हुई और आपको लड़ना पड़ा। जब सडन फाइट हो जाती है तो लड़ना पड़ता है, फिर कहीं भी हाथ किसी के भी कुछ भी लग जाता है। मगर अगर आप लड़े और उसके बाद यू आर सुपर क्रूअल, आपने आंखें फोड़ दी, गला घोट दिया और मुक्के पे मुक्के मार मार के मुंह तोड़ दिया, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, देन यू आर बीइंग क्रूअल, then there is an ill will, then it is not result of sudden fight or sudden quarrel, then you are actually wanting to do that, you actually want to go to the extent of actually inflicting pain to the person more than required in that situation, ठीक है। तो ये चार चीजें हमें ध्यान रखनी है, वो सडन फाइट होनी चाहिए, एकदम से हो जानी चाहिए, कोई प्री मेडिटेशन नहीं होनी चाहिए, पहले से कुछ नहीं होना चाहिए, और हीट ऑफ पैशन होना चाहिए, एकदम से हमारे बस बीच में लड़ाई हो गई। So it says the number of wounds caused during the occurrence is not a decisive factor, but it is important
that the occurrence must have been sudden and unpremeditated and the offender must have acted in a fit of anger. फिट ऑफ एंगर में काम होना चाहिए एकदम से. कितनी चोटें कौन सी पार्टी को लगी इससे हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि कौन किसकी गलती है. अब लड़ाई ही एक 6 फुटिए और 4 फुटिए के बीच में हो रही है तो 4 फुट वाला ही पिटेगा. उस चीज से हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि दोनों में से किस तरफ की गलती है. बट वॉट वी हैव टू सी इज कि दोनों के बीच में सडननेस होनी चाहिए, फिट ऑफ एंगर होना चाहिए, एकदम से लड़ाई होनी चाहिए. चोट किसको कितनी लगी दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. नंबर ऑफ वुंड्स जो है दैट इज नॉट अ डिसाइसिव फैक्टर. किसमें बोला गया? सुरेंद्र कुमार वर्सेस चंडीगढ़ 1989. अब मैं आ रहा हूं पेज 23 पे, जिसमें उन्होंने अगेन एक नई चीज समझाई है. जिसमें इन्होंने बताया कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग एन एक्स विद हिम had suffered a quite severe injury, contusion of 8 into 1 over chest, which could have been caused, according to the doctor, by an object like cycle chain. It is not possible to say at the stage A3 had received such an injury. At any rate, there was no clarification bearing on the aspect from prosecution side. Though 3 injuries were noted, they all were on the left parietal region, causing the fracture in the skull bone. Looking at the nature of injury, it is quite possible to say that the all injuries would have been caused by 1 or 2 axe blows, but not necessarily 3 times. कितनी बार मारा गया, बार बार आप मारते ही रहे तो वो क्रूल्टी में आ जाएगा. मगर आपने एक दो बार मारा, बंदे को न्यूट्रलाइज कर दिया, हो सकता है वो बहुत तेज लग गए और बंदा मर जाए, मगर आपने कितनी बार मारा ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझने और सोचने के लिए कि आप बिल्कुल ही खत्म करने की इंटेंशन से आए थे या आपने केवल न्यूट्रलाइज किया. In fact, PW6 in cross examination stated that she had seen one axe blow given by accused number 3 on the neck of B. Cannot say beyond reasonable doubt that second appellant acted in a cruel or atrocious manner by attacking the deceased with axe once or twice. Not inclined towards to deprive second appellant of the benefit of exception number 4, it would be appropriate to convict him under part 1 of 304 because having regard to the gravity of injuries caused by a dangerous weapon, each one was fatal and second appellant must be imputed with the intention to cause such bodily injury as was likely to cause death, etc. etc. बेसिक बात हमें समझ आती है कि बार बार नहीं मारा उसने, केवल एक आध बार मारा, जिससे हमें समझ आता है कि ही वॉज नॉट एक्टिंग क्रूली. उसने सडन फाइट में मारा, एक दो फटके चलते हैं, ठीक है, हालांकि वो फेटल साबित हुए, वो एक अलग बात है. Then the prosecution could not prove that the accused anticipated the arrival of prosecution party and they were lying in wait to cause harm to the deceased. तो premeditation नहीं दिखा पाए. It was not possible to say with reasonable certainty as to which party provoked the other and how the fight was initiated. ये पता ही नहीं चल पा रहा कि फाइट इनिशिएट कैसे हुई थी और किसने किसको प्रोवोक किया. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज पिविटल टू दिस एक्सेप्शन. किसने इनिशिएट किया ये समझ नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो फिर एक्सेप्शन नंबर 1 में आ जाएगा, वहां पे सडन प्रोवोकेशन में आ जाएगा. फिर ये किसने किसको प्रोवोक किया ये समझ ही नहीं आना चाहिए, इतना सडन क्वारल होना चाहिए. इनिशियली only one accused was armed with axe and was later on joined with others, which is indicative of the fact that there was no pre-concert among the accused to attack the prosecution party. The incident was for a short duration. देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इन्होंने नोट किया कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था, ऐसा नहीं कि लड़ते रहे, लड़ाई को पूरी तह तक लेके गए, ऐसा नहीं था. It was for a short duration, and the accused fled from the scene immediately after the fight. There is nothing to show that the accused had taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner. तो आप समझ रहे हो, इतने छोटे छोटे फैक्ट्स अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि इन फैक्ट्स को यूज करके और इन फैक्ट्स को कंसिडर करके कोर्ट मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड की तरफ ले जा रही है, तो हम कैसे इन फैक्ट्स के ऊपर तवज्जो डालेंगे और कैसे इनको इस्तेमाल करेंगे कोर्ट में. तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये सारे फैक्ट्स हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है एक मर्डर कल्पेबल होमिसाइड के केस में, और इस तरह से हम फिर एक्सेप्शंस में आ सकते हैं. अगेन यहाँ पे इन्होंने देखो ये कंसिडर किया that the accused stopped attacking as soon as the deceased fell down. जैसे वो गिर गया वो उसने छोड़ दिया, चलो भाई ठीक है, अब हमें कोई हार्म नहीं, हम छोड़ देते हैं. हालांकि अगला बंदा मर गया वो अलग बात है, बट हमने क्रूरली एक्ट नहीं किया तो मुझे उसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा.
Another thing that they are considering here in Prabhakar Vittal Govle versus State of Maharashtra 2016 is that there is no proof of motive and injuries were present in the body of the accused when injury of the appellant had been proved is sufficient material to infer reasonable possibility of grave and sudden provocation. कोई मोटिव नहीं दिखाई देता, which is also another important point. जब उसको मारने के लिए उसके ऊपर उसके पास कोई वजह ही नहीं थी, कोई पिछली दुश्मनी नहीं थी, इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकी गलती से एकदम से झड़प हो गई. जैसे हमारे यहाँ कई सारे लोग आते हैं, हमारे देहरादून में आते हैं, हरियाणा से दिल्ली से आते हैं, यहाँ के लोगों के साथ बस एक दूसरे को घूर के देख लेते हैं, इनकी लड़ाई हो जाती है कि मुझे देख क्यों रहा है, देख लिया तो लड़ाई हो गई. अब वहां पे इन दोनों के ये आज तक ये लोग मिले नहीं, इन्हें पता नहीं कि कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, किस तरह का आदमी है, बस लड़ाई हो गई. तो वो दिखाता है कि हमारे पास मोटिव नहीं था, कोई गलती से लड़ाई हो गई, बस अगला बंदा उसमें मर मुरा जाए तो आप मर्डर के लिए तो नहीं पकड़ सकते अगले आदमी को. ठीक है. अब यहाँ पे ये ना डिफरेंस बता रहे हैं, देखो कंपैरिजन ऑफ एक्सेप्शन 1 एंड एक्सेप्शन 4, जो मैं आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी इनकी उसमें कोर्ट की भाषा में समझ लो. जिसमें इन्होंने बोला है ठंकाचन वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 2008 में इन्होंने समझाया है कि एक्सेप्शन नंबर 1 एंड 4 में क्या डिफरेंस है. द फोर्थ एक्सेप्शन टू सेक्शन 300 covers the act done in a sudden fight. The said exception deals with the case of prosecution not covered by first exception, after which its place would have been more appropriate. The exception is founded upon the same principle. For in both there is absence of premeditation. दोनों का प्रिंसिपल तो सेम है कि कोई प्रीमेडिटेशन नहीं है, मैं पहले से उसको मारना नहीं चाहता था. But while in the case of exception 1 there is total deprivation of self control, 1 में total deprivation of self control है, exception 4 में there is only that heat of passion which clouds the men's sober reason and urges them to deeds which they would not otherwise do. There is provocation in exception number 4 as in exception number 1, but the injury done is not direct consequence of that provocation. तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोवोकेशन एक्सेप्शन नंबर 1 में आता है, 4 में डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोवोकेशन नहीं है. वो क्वारल होते ही हम एकदम से सब एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं. देयर इज नो प्रोवोकेशन वाला एज सच गेम जितना एक्सेप्शन नंबर 1 में है. एक्सेप्शन नंबर 4 में इट इज मोर लाइक एकदम से लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में अब सबको गुस्सा आ गया, जब एक एक थप्पड़ एक दूसरे के पड़ने शुरू हुए तो सब पागल हो जाते हैं, फिर सब मारना शुरू कर देते हैं. ये हो रहा है. ठीक है. It says, in fact, exception 4 deals with cases in which, notwithstanding that a blow may have been struck or some provocation given in the origin of the dispute or whatever way the quarrel may have originated, yet subsequent conduct of both the parties put them in respect of guilt upon equal footing. दोनों की इक्वल फुटिंग हो गई एकदम से, जो मैंने आपको अभी बताया कि दोनों की सेम सेम जगह पे आ जाते हैं, दोनों ही अपना आपा खो चुके हैं, एंगर में आ चुके हैं एंड पैशन में आ चुके हैं. अ सडन फाइट इंप्लाइज म्यूचुअल प्रोवोकेशन. यहां पे म्यूचुअल प्रोवोकेशन है, जबकि उसमें एक तरफा प्रोवोकेशन है. द होमिसाइड कमिटेड इज देन क्लियरली नॉट ट्रेसेबल टू यूनिलैटरल प्रोवोकेशन, नॉर इन द केस कुड सच होल ब्लेम बी प्लेस्ड फॉर वन साइड. ठीक है. दिस इज द बेसिक कंपैरिजन बिटवीन दीज टू. राइट. अब हम आ जाते हैं आखिरी एक्सेप्शन पे, विच इज कंसेंट. अगर आपने किसी के कहने पे उसको मार दिया, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया, कोई अगर आपसे लड़ रहा है, वापस मार रहा है आपको, तब उसको मारना बहुत मुश्किल है. तब आपको एक बहुत ही ज्यादा घृणात्मक टाइप का दिमाग चाहिए. मगर अगर कोई खुद बोल रहा है भाई मुझे मार दे, मैं जीना नहीं चाहता, एटसेट्रा एटसेट्रा, देन दैट इज अ डिफरेंट केस. उसमें आपको इतनी इंटेंट नहीं चाहिए, तो अपने आप कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है. अब इसमें किस तरह के केसेस आते हैं, कहता है इट मे बी नोटेड दैट एक्सेप्शन 5 रिसीव्स वेरी स्ट्रिक्ट एंड नॉट अ लिबरल इंटरप्रिटेशन एंड अप्लाइंग द सेड एक्सेप्शन टू act alleged to be consented or authorized by the victim must be considered with close scrutiny. In our views, learned counsel for the state is justified in the contention that consent by necessary implication should not be permitted to be raised by defense. एक ये इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि बाय इम्प्लीकेशन नहीं होना चाहिए, जो कंसेंट है वो मुंह से दिया हुआ एक्सप्रेस कंसेंट होना चाहिए. The appellant at no point had spoken about such consent, and simply on account of the son not hearing any shriek or sound of agony, it cannot be held that the deceased wife had consented to or authorized the appellant to cause murderous assault.
जस्ट बिकॉज उसकी आवाज नहीं आई, चीखें नहीं निकली, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी, इम्प्लाई कर लेते हैं कि उसने बोला ही होगा कि मुझे मार दो, तभी तो वो चिल्लाई नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है। द कंसेंट एक्चुअली हैज टू बी एक्सप्रेस। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने खुद बोला आ मुझे मार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विजय ज्ञानचंद जैन वर्सेस एमपी 1994। Then the accused killed his stepfather, who was infirm, old, and invalid man with latter's consent. His motive being to get three innocent men, his enemies, implicated. तो इसके फादर साहब ने बोला कि मुझे मार दे, ये मैं इन्फर्म खत्म बुढ़ा सा हो चुका हूँ और मुझे मार दे, और इल्जाम की दूसरे तीन लोगों पे जो उसके एनिमीज थे उनके ऊपर लगा दियो। ठीक है, फादर ने कंसेंट दी, बहुत अच्छी बात है, आपको कल्पेबल होमिसाइड में डाल देंगे। ठीक है। Then, same ऐसा ही केस, आउट ऑफ पॉवर्टी, हस्बैंड डायरेक्टेड हिज वाइफ टू गो बैक टू द हाउस ऑफ द मदर। लड़की ने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो लड़की बोलती है कि इससे अच्छा तो ये है कि आप मुझे यहीं पे मार दो, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। तो हस्बैंड क्या अब करता है कि ठीक है तू कह रही है मार दूं। तो हस्बैंड देन इन्फ्लिक्टेड एन इंजरी बाय नाइफ, और उसके कंसेंट के हिसाब से उसने मार दिया। शी विल हैव अदरवाइज द हस्बैंड मोर और लेस वाज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग द कंसेंट, मेकिंग हर कंडीशनल कंसेंट ऑन दीज फैक्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि एक्सेप्शन 5 इसको दिया जा सकता है। जब अगली ने बोल दिया मुझे मार दो तो मार दिया, क्या करे अगला आदमी। भाई बीवी है, कुछ मांग रही है। दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958। ये बहुत फेमस केस है, और अगर आप लोग किसी जुडिशरी वगैरह की तैयारी में हैं तो ये केस बहुत बार देखने को मिल जाता है। इट्स ए लैंडमार्क। द अक्यूज वाज 10th क्लास स्टूडेंट एंड फेल्ड थ्राइस। तीन बार he failed. He decided to end his life and informed his wife कि मैं मरने जा रहा हूँ। She asked कि भाई मुझे पहले मार दो। ये कुछ चल रहा है इनका, पहले मुझे मार दो वाला। In accordance with their pact, the accused killed his wife aged 19 years. एंड वो जब अपने आप को मारने गया उससे पहले वो बेचारा अरेस्ट हो गया। तो इस चक्कर में अब इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चला। तो ही वॉज कन्विक्टेड फॉर मर्डर एंड सेंटेंस टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। जब इसकी अपील हुई तो कोर्ट ने देखा कि भाई मैच्योर इमेच्योर यंग मैन सफरिंग फ्रॉम इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, 5 years रिगरस पनिशमेंट कर दी कि जी कंसेंट से मारा गया है। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ आ गई होगी, इजी एक्सेप्शन था ये। अब हम आ जाते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, जो मैं आपको समझा चुका हूं, तो मैं पूरा पूरा रीड नहीं करूंगा, बट आप इसके केसेस को एक बार ध्यान में रख लो अपने। ये रायावरप्पु पुनैया 1977 इज वेरी वेरी लैंडमार्क, जिसके अंदर एक्चुअली एक टेबल बनाया कोर्ट ने और समझाया कि कौन सी चीज को हमें किसके साथ पढ़ना है। जैसे मैंने आपको टेबल लगा के समझाया था ना कि 299 के कौन से क्लॉजेस 300 के कौन से क्लॉजेस के साथ पढ़े जाएंगे, वैसे ही इन्होंने भी एक टेबल बनाया और यहाँ समझाया कि 299 का ए उसके सामने 300 का 1 रखो, 299 का बी उसके सामने 300 का 2 और 3 रखो, और फिर 299 का सी उसके सामने 300 का 4 रखो। इस तरह से हमने हमें देखना है और इस तरह से कंपेयर करना है इन दोनों ऑफेंसेस को। ठीक है, सो दिस वन इज अ लैंडमार्क केस। यहीं से ये जितने भी लोग, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ इस चीज को, इसके सामने ये रख के और इसको कंपेयर करो, इस तरह से बनाया गया है। ये इन्हीं केसेस में से आता है। रायावरप्पु पुनैया वर्सेस 1977 वर्सेस आंध्र प्रदेश 1977। अब आप अगर जाना चाहेंगे तो इसकी डेप्थ में आप इस डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं, हालांकि वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं, बस उन्होंने अब इसको और ज्यादा डेप्थ में बताया है एक एक चीज की। वन, ए को 1 के साथ पढ़ो, बी को 2 और 3 के साथ पढ़ो, सी को 4 के साथ पढ़ो, और उनको उन्होंने एक्चुअली पूरा समझा दिया। ये यहां तक है जहां तक मैंने लाइन खींची है 35 पे, यहां तक इनका आप एटलीस्ट रीड करना। ठीक है, एंड उसके आगे जो आप रीड करना चाहो वो रीड कर लेना। अच्छा, अब मैंने कुछ कुछ चीजें मार्क करी हैं इस केस में। कोर्ट ने कंसिडर किया दैट ही रिपीटेडली फिस्टेड एंड किक्ड द डिसीज्ड ऑन वाइटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड एज सच द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द अक्यूज कुड बी इम्प्यूटेड विद नॉलेज दैट द डेथ वाज लाइकली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्रिमिनल एक्ट। उसने बार बार वाइटल पार्ट्स वगैरह पे मारा है, उस हिसाब उस चीज को कंसिडर किया गया है। देन आप अगली दयानंद वर्सेस हरियाणा में आएंगे तो वहां पे वो
कंसिडर कर रहे हैं कि जी सॉलिटरी इंजरी है, केवल एक इंजरी हुई, मल्टीपल इंजरीज नहीं है, उस चीज को कंसिडर किया गया है। ऑब्वियसली वो फिर बताता है कि द पर्सन डिड नॉट विद सर्टेनिटी अटेम्प्टेड टू किल द पर्सन, ठीक है, डिड नॉट अटेम्प्ट टू किल द पर्सन। देन weapon use and the manner in which the attack was made and injury inflicted due to premeditation clearly established by the appellant intended to cause the injury. Premeditation is important. Then यहां पे देखो, learned counsel for the appellant said that the injury was on the inner part of the left thigh which is a non vital organ, और एक ही इंजरी दी गई है, बस गन शॉट इंजरी है, मगर वहां से खून बहने की वजह से बंदा मर गया हालांकि, बट क्योंकि एक ही इंजरी है तो इन्होंने बोला कीपिंग इन द व्यू द साइटस एंड नेचर ऑफ द इंजरी एंड इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस एलिसिटेड फ्रॉम द डॉक्टर द सेड इंजरी वाज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स, ऐसा कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने। वी आर ऑफ द व्यू दैट इट इज अ फिट केस वेयर द कन्विक्शन कुड बी अंडर 304, चेंज कर दी गई कन्विक्शन, मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड। क्यों? थाई पे मारी गई है गोली, कोई वाइटल पार्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, हमें देखना है कि कौन से पार्ट पे मारी गई है, किस तरह के वेपन से मारी गई है, कितने फोर्स से मारी गई है, किस मोटिव से मारी गई है, कितनी दूरी से मारी गई है। मैं गन से अगर एकदम 200-300 मीटर छोटी पिस्टल से माउजर से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज वेरी लेस सर्टेन। इट्स नॉट सर्टेन कि वो मरेगा ही मरेगा बंदा। मगर मैं स्नाइपर से मारूं, अगर 100 मीटर से स्नाइपर से मार रहा हूँ, तो दो आदमी भी, चार आदमी भी मैं एक साथ मार सकता हूँ। तो एवरी ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैंने आपको ये भी बताया कि बंदे की कॉम्पोजिशन कैसी है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छोटा सा फ्रेल सा नन्ना सा बच्चे को अगर आपने जोर से थप्पड़ भी मार दिया बहुत जोर का, तो वो मर सकता है, उसके लिए वो सफिशियंट है। मगर एक बड़े आदमी को, 6 फुट के आदमी को आप जितनी भी जोर से थप्पड़ मार लो, उसके लिए उस चीज से मर जाना तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई देती। ठीक है, चलो, ये हमारे बेसिकली डिफरेंसेस के चीजें थी जो हमें समझनी थी। बट आप फिर भी ट्राई करना कि ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना, इट्स ओनली 44 पेजेस, इट्स अ 2 आवर रीड। एक बार पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट पे। अब ये इसके बाद इन्होंने और थोड़ा सा डेप्थ में बताया है कि सिंगल ब्लो एंड सिंगल स्टैब केसेस की क्या क्या चीजें हमें कंसिडर करनी है। दैट इट वुड डिपेंड अपॉन द वेपन यूज्ड, कौन सा वेपन था, द साइज ऑफ इट इन सम केसेस, वेपन का साइज कैसा था, द फोर्स विद विच द ब्लो वॉज गिवन ये देखना पड़ेगा, कौन सा बॉडी पार्ट है वो देखना पड़ेगा। इस तरह के सेवरल फैक्टर्स उसमें लग सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये लेफ्ट चेस्ट पे मारा, दिल पे मारा, मगर इट वॉज ओनली सिंगल सिंगल स्टैब, उसके बाद नहीं मारा। हालांकि मारा वाइटल ऑर्गन पे, आपने दिल पे मारा, बंदा शायद मर गया, उसके बाद मर गया तभी तो ये केस बना, वो मर गया। स्टैब किया गया चेस्ट पे, मगर केवल एक बार, सो इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितनी बार मारा गया। ठीक है, डिस्टेंस देखो, ये वाला मैंने आपको बताया, मैं डिस्टेंस से मार रहा हूं तो मेरी एक्यूरेसी कम हो जाएगी भाई, और अगर एक्यूरेसी कम हो गई तो अनसर्टेनिटी हो जाएगी, एंड दैट इज वाई केस मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड में गिर जाएगा। ठीक है, सो इट डिपेंड्स किस तरह का वेपन, कितनी दूर से, कहां से मारा जा रहा है, क्यों मारा, वगैरह वगैरह एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक्स यूज करी गई, मगर एक्स की ब्लंट साइड से मारा बंदे ने, पीछे की साइड से ऐसे ठक से सर पे मार दिया, मगर उसका सर खुल गया फिर भी। अब वो उसकी तो गलती नहीं है। द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कि चाहता तो कुल्हाड़ी का शार्प साइड यूज कर सकता था, मगर उसने ब्लंट साइड यूज किया, विच गोज ऑन टू शो कि उसकी उसका मनोभाव जो था वो एक्चुअली मारना और खत्म करना नहीं था, नहीं तो वो सीधा उधर से मारता, तीखे वाली जगह से। ठीक है, और ये जो हुआ वो ड्यूरिंग क्वारल भी हुआ, तो दिस इज एन एडिशनल पॉइंट जो हम ऊपर पढ़ते हुए आए हैं। अब ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ऑगस्टीन सेल्डाना वर्सेस कर्नाटक 2003 में, that the blow was given in a dark night. It was pitch dark night of the time in the forest surroundings of the area where it occurred. ऐसी जगह जहां पे हम एक्चुअली आइडिया लगा ही नहीं सकते थे कि हम कहाँ मार रहे हैं और क्या मार रहे हैं। This again goes on to lessen the accuracy of the hit, the certainty of the person dying. जब ये सारी चीजें कम हो जाती हैं
तो हमारा ऑफेंस चेंज हो जाता है। तो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। देन इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर में था बंदा, तो इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर में था, अगेन किस चीज पे फर्क पड़ा, सर्टेनिटी के ऊपर, ठीक है। ही वॉज अनमाइंडफुल, उसने जब उसको मारा काफी देर तक मारता गया, टॉर्मेंट किया, बट ही दो नॉट इन अ क्रूअल मैनर, इट वॉज ओनली अ सिंगल ब्लो, अगेन यही चीज, तो इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर कि सिंगल ब्लो है या कितने ब्लोज हैं, राइट। Then one, he had given one blow, but the blow no doubt was quite severe, as a result of which intestines protruded out. ऐसा ही बिरसा सिंह में भी हुआ था, उसने एक ही बार में सारी अंतड़ियां बाहर कर दी। It is however crystal clear that the appellant had no animosity. उसका कोई मोटिव नहीं दिख रहा है, कोई एनिमोसिटी नहीं दिख रही है, और उसने केवल एक बार मारा है। इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी कंसिडर्ड बाय द पर्सन। ये जहां जहां पे मैंने ये बड़े बड़े एरोज लगाए ना, इसका मतलब है कि ये अच्छे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो आप इनको पूरा रीड कर लो। जैसे ये रामकृष्ण उनिधन है, इसको पूरा रीड कर लो। ये जो ऊपर यहाँ पे मैंने बड़ा वाला एरो लगाया, तो यहाँ पे सुधारक सुधाकर वर्सेस महाराष्ट्र 2012, इसे पूरा रीड कर लो जब भी आपको मौका मिले। एंड हियर कम्स द कंक्लूजन, ठीक है। सो दिस इज वेयर वी एंड आर मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड शेनानिगन्स। अब अगर आपको क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कुछ क्लैरिटी आ गई होगी। वी हैव टेकन 3 क्लासेस ऑन द कॉन्सेप्ट। इतना तो बन गया होगा कि हाँ आप पहुंच सकें कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बीच में डिफरेंस देखकर कि हमें कहाँ जाना है। कोई क्वेश्चन एनीवेज? संजय जी, नंदिनी, ऋषि सर, शिवानी, एनीबडी? क्लियर है So संजय सर? 304 part 1, part 2 we'll be doing later on, right? हाँ वो बाद में आएगा, वो करेंगे। वो है कुछ नहीं उसके अंदर भी। आप अब सीख तो चुके हो कि कल्पेबल होमिसाइड में और कल मर्डर में क्या डिफरेंस है। अगर कल्पेबल होमिसाइड में आप आ गए, मर्डर में तो एक ही सजा है। उसमें तो चाहे आप इंटेंशन से करो तो भी आप उतने ही गुनहगार हो कि भाई पूरी इंटेंट से मारा। अगर आप नॉलेज से करो तो भी आप उतने ही गुनहगार हो, क्योंकि नॉलेज क्या है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी वाली नॉलेज। तो मतलब आप उतने ही गुनहगार हो। तो मर्डर में अगर आ गए हो तो मतलब आप बड़े वाले गुनहगार हो, तो डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द पनिशमेंट देयर। जबकि जब कल्पेबल होमिसाइड में आप आ जाते हो तो वहां पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, और कोर्ट बोलती है कि कल्पेबल होमिसाइड में वैसे ही सर्टेनिटी कम हो गई है। हम सर्टेनिटी कम हो गई है तो हम बिल्कुल ठोस तरीके से ये नहीं कह सकते कि हाँ ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर ही करने गया था। जब हम वो नहीं कह सकते तो लेट्स बाइफरकेट इट। अगर इंटेंट दिखाई दे रही है, विद इंटेंट मारा था, तो उसको हम पार्ट 1 में सजा देंगे। और अगर इंटेंट नहीं दिख रही, केवल नॉलेज दिखाई दे रही है कि हाँ भाई आप भीड़ में हो, भीड़ में गाड़ी ऐसे चलाने से बंदे मर सकते हैं, तो वो ओनली नॉलेज है ना। बंदे को मैं जानता नहीं था, कोई एनिमोसिटी नहीं थी, मैं घर से सोच के प्री मेडिटेट करके नहीं निकला, तो इट्स ओनली नॉलेज। तो जब नॉलेज है तो वो पार्ट 2 में आ जाएगा और उसमें सजा कम मिलेगी, ठीक है। तो उसमें कुछ खास है नहीं, नन्ही सी चीज है बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चंस एनीबॉडी? संजय सर क्लियर? ठीक है। शिवानी भी क्लियर? ऋषि सर तो क्लियर ही क्लियर है। ठीक है जी। Sir, I थैंक यू will सो be मच। sharing this on the WhatsApp group now, sir. मैंने कर दिया शेयर नंदिनी, दोनों चीजें व्हाट्सएप पे भेज दी हैं मैंने। Oh, I'll just check, sir. हाँ, Thank you, और sir. इसको जरूर पढ़ना, विद Yeah, ड्यू sure. एप्रिसिएशंस फॉर मिस्टर पाशा। बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने। और मुझे और कुछ मिलेगा तो मैं भेज दूंगा, बट बाकी कोई भी मुझे कंपाइलेशन इतनी सॉर्टेड नहीं लगी जितनी इनकी है। ठीक, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, मिलते Good हैं night. फ्राइडे को। बाय बाय।